मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 831। ड्रैगन घाटी के बाहर ड्रैगन फीनिक्स महल के सभी वृद्ध एकत्र हुए और उत्साह में घाटी के नीचे की ओर घूरकर देखने लगे। महल स्वामी चेन जो सभी में सबसे ज्यादा उत्साहित थे, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ड्रैगन फीनिक्स महल अन्य महान बलों से कुछ अलग था क्योंकि यह एक दोहरी खेती गुप्त तकनीक की खेती करता था, इसलिए मूल रूप से हर गुरु का एक जीवन साथी होता था। इस पल में महल स्वामी चेन जो की साथी यूटिंगी भी उनके बगल में खड़ी थी, धीरे से उनका हाथ पकड़कर, लेकिन फिर भी उनके हष्ट-पुष्ट शरीर के कंपन को दबा नहीं पा रही थी। यूटिंगी एक मध्यम आयु की सुंदरता थी जिनका शरीर सुडौल था, लेकिन चूंकि उनकी योग्यता थोड़ी कम थी, उनकी खेती चेन जो से पीछे थी, वर्तमान में केवल एक तीसरे स्तर की उत्कृष्ट थी। अपने पति को इस तरह देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अच्छा, क्या ये सिर्फ विरासत का पुनः प्रकट होना नहीं है? क्या वास्तव में इतना उत्साहित होने की आवश्यकता है? चेन जो ने एक गहरी सांस ली। तुम नहीं समझती हो, हर महल स्वामी ने अनगिनत सालों के बाद विरासत के पुनः प्रकट होने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब यह अंततः मेरे हाथों में प्रकट हुआ है। मैं उत्साहित क्यों न हूँ? विरासत का पुनः प्रकट होना का मतलब है कि मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल में भविष्य में एक ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स सम्राज्ञी होंगे। जब तक हमारे पास ये दो होंगे, हम अपनी पूर्व समृद्धि को बहाल कर सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने चिल्लाया, शियाओ लिंग अभी तक वापस नहीं आया है। जैसे ही वह पूछने वाले थे, एक आकृति उड़कर आए और इस व्यक्ति के आने से पहले एक आवाज ने पुकारा, महल स्वामी अधीनस्थ वापस आ गया है। ये वही उत्कृष्ट था जो पहले चेन झो के पीछे गया था। चेन झो ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, क्या तुमने पूछताछ की है? ये शिष्य कहाँ से आया है? क्या यह मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल का शिष्य है या इसके किसी अधीनस्थ बल से? महल स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, वह युवक सूर्ययु कहलाता है और मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल का एक सदस्य है। वह बचपन से ही यही रहा है, शियाओ लिंग ने जल्दी से जवाब दिया। ये सुनकर चेन जो मुस्कुराए और सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। अच्छा, ये सबसे अच्छा होगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सूर्ययु अधीनस्थ बलों में से एक थे। अगर वह कम उम्र से ड्रैगन फीनिक्स महल में पले बड़े थे, तो पंथ के लिए उनकी भावनाएं निश्चित रूप से अत्यंत गहरी होंगी। चेन जो की कुछ चिंताओं को दूर करते हुए, किस शिक्षक ने उसे सिखाया है? ये वृद्ध लिंग जियान है, शियाओ लिंग ने जवाब दिया क्योंकि वह एक तरफ हट गया। वृद्ध लिंग आ गए हैं। चेन झो ने अपनी आंखें उठाईं और लिंग जियान को एक बड़ी मुस्कान के साथ चलते हुए देखा। जब दोनों पक्ष मिले, खुशामदी बातों का आदान प्रदान करने के बाद चेन झो ने जल्दी से कहा, वृद्ध लिंग ने कड़ी मेहनत की है, लगता है आपने एक अच्छा शिष्य पाला है। लिंग जियान का पुराना चेहरा मुस्कान में खिल उठा। हालांकि वह एक वृद्ध थे, लिंग जियान केवल एक प्रथम स्तर के उत्कृष्ट थे। वृद्धों के बीच भी वह सबसे कमजोरों में से एक थे, इसलिए उन्हें जरा भी महत्व नहीं दिया गया था। अपनी उन्नत उम्र के साथ इतने सालों के बाद उन्होंने केवल नाम से वृद्ध का खिताब धारण किया था और अपने बाकी जीवन का आनंद लिया था। चेन झो के आज के पंथ के विरासत के शिष्य के पास त्रिपाठी के पंथ का पंथ था। चूंकि उनके शिष्य ने विरासत प्राप्त की थी, सिखाने के प्रभारी गुरु के रूप में उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी और उनका मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। पंथ के स्वामी के प्रभु के पंथ शिष्य के पंथ के पंथ के क्षेत्र पंथ के। लिंग जियान को एक समय के लिए इसकी आदत नहीं थी, लेकिन ये काफी उपयोगी था। ड्रैगन फीनिक्स महल के वृद्धों का एक समूह किनारे से देख रहा था। उनकी आंखें ईर्ष्या से लाल थी, ये सोचते हुए कि ड्रैगन सम्राट की विरासत खोलने वाला उनका अपना शिष्य क्यों नहीं था। अगर उनके शिष्यों में से एक को ऐसा अवसर मिला होता, तो अभी पंथ स्वामी के साथ बातचीत करने वाला वह होते। दृश्य अत्यंत जीवंत था क्योंकि चेन जो सूर्ययु की स्थिति और जानकारी के बारे में लगातार पूछ रहे थे। लिंग जियान ने सूर्ययु के बारे में वह सब कुछ भी बताया जो वह जानते थे। उन्हें बचपन से सूर्ययु के साथ हुई सभी छोटी छोटी चीजें बताईं। जब चेन झो ने ये सब सुना, तो उन्होंने न केवल ऊब महसूस नहीं की, बल्कि सूर्ययु को एक अच्छे पौधे के रूप में सराहना भी की, ये कहते हुए कि भविष्य में ड्रैगन फीनिक्स महल को उस पर और लिंग जियान पर भरोसा करना होगा। लिंग जियान को बहुत राहत मिली, ये सोचते हुए कि अगर वह अब मर भी जाते हैं, तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। जीवन दृश्य कई दिनों तक बिना कम हुए जारी रहा। हर दिन बहुत सारे लोग ड्रैगन घाटी के बाहर एकत्र होते थे और नीचे की ओर घूरकर देखते थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। ड्रैगन घाटी कोहरे से भरी हुई थी और पूरे साल धूप नहीं देखती थी, लेकिन अब यह एक सुनहरी रोशनी में डूबी हुई थी और इससे एक अद्भुत ऊर्जा उतार चढ़ाव विकिरण कर रहा था, इसलिए किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। महल स्वामी चेन झो ने कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी किए। सूर्ययु को विरासत स्वीकार करते समय परेशान होने से रोकने के लिए ड्रैगन फीनिक्स महल के सभी अभिजात्य लोगों को ड्रैगन घाटी को घेरने के लिए भेजते हुए समय दिन प्रतिदिन बीतता गया और हर कोई सूर्ययु को ड्रैगन घाटी से बाहर निकलते हुए देखने के लिए उत्सुक था, जिसके कारण वे कुछ चिंतित हो गए थे। सुनहरी ऊर्जा सागर के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति अपने छोटे गोली भट्टी को छेड़छाड़ कर रहे थे, उसमें विभिन्न जड़ी बूटियां जोड़ रहे थे, अपने ज्वलित ज्ञान सागर के साथ गोलियां शोधित कर रहे थे, अपने कौशल और रसायन विज्ञान की समझ को शोधित कर रहे थे। अब वह एक संत श्रेणी का रसायनज्ञ बनने से केवल एक कदम दूर थे, इसलिए यहाँ इंतजार करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने रसायन विज्ञान करना शुरू कर दिया।
सूर्ययु, जो इस तूफान में शामिल थे, एक मेहनती व्यक्ति लगते थे। त्रिपाठी जीवप्ती के साथ 2 या 3 दिन बिताने के बाद और यह जानने के बाद कि वह फिलहाल नहीं जा सकते हैं, सूर्ययु पालथी मारकर बैठ गए और खेती करना शुरू कर दिया। यहाँ सुनहरी ऊर्जा इतनी समृद्ध थी कि ये लगभग ठोस थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये यान विशेषता की नहीं थी और इसके बजाय एक पवित्र और राजसी भावना देती थी। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं बता सके कि यह किस तरह की ऊर्जा थी, लेकिन उन्हें खेती करने में कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा इस सुनहरी ऊर्जा में समाहित शक्ति अत्यंत भयानक थी। जब तक सूर्ययु इसका थोड़ा सा भी अवशोषित कर सकते थे, यह उनके लिए अपने बाकी जीवन के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त होगा। एक खेती करता था जबकि दूसरा रसायन विज्ञान करता था, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए दिन जल्दी से बीत गए। त्रिपाठी जीवप्ती को रसायन विज्ञान के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जब वह नवस्वर पवित्र भूमि छोड़कर गए थे, तो उन्होंने नवस्वर पवित्र भूमि के भंडार को साफ कर दिया था और अंदर की सभी सामग्री को अपने गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष में संग्रहित कर लिया था, उनके लिए काफी समय तक खर्च करने के लिए पर्याप्त थी। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी अभी एक सर्व श्रेणी की गोली शोधित करना समाप्त किया था जब उन्होंने पाया कि सूर्ययु ने अपनी खेती समाप्त कर ली थी और पास में बैठे थे, उनकी आंखों की हरकतों को ध्यान से घूर कर देख रहे थे। क्या तुम समझे? त्रिपाठी जीवप्ती धीरे से मुस्कुराए। सूर्ययु ने ईमानदारी से सिर हिलाया और संदेह में कहा, वरिष्ठ, आपकी रसायन विज्ञान तकनीक बहुत अजीब है, जो मैंने पहले देखी है उससे पूरी तरह से अलग। इसमें क्या अजीब है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। आप जीवन शक्ति का उपयोग नहीं करते। मैंने पहले लोगों को रसायन विज्ञान करते हुए देखा है, और जब वे जीवन शक्ति का उपयोग करते हैं तो खपत की दर अत्यंत तेज होती है, लेकिन आपका रसायन विज्ञान बिल्कुल भी जीवन शक्ति का उपयोग नहीं करता लगता है। इसके शीर्ष पर आपकी गति उन लोगों की तुलना में बहुत तेज है। आपने किस श्रेणी की गोली शोधित की? एक रहस्यमय श्रेणी की गोली। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया, गुप्त रूप से सोचते हुए कि यह बच्चा नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। उन्होंने आखिरकार एक संत श्रेणी की गोली शोधित करने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बच्चे की आंखों में ये सिर्फ एक बेकार रहस्यमय श्रेणी की गोली थी। सूर्ययु ने त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति को देखा और आश्चर्य में पूछा, क्या ये एक आत्मा श्रेणी की गोली हो सकती है? ये हो सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें बहुत ज्यादा समझाना नहीं चाहते थे। वरिष्ठ, वास्तव में अद्भुत हैं। एक आत्मा श्रेणी की गोली को शोधित करने में आपको केवल 1 से 2 घंटे लगे। अगर मेरे महल में रसायनियों को इसके बारे में पता चलता तो मुझे डर है कि वे शर्म से मर जाएंगे। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती महान तूफानों और लहरों को देखने के आदी थे, सूर्ययु के शब्द सुनकर वह थोड़ा गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सके। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि इस बच्चे के चेहरे पर अभी भी पूजा का एक गंभीर भाव था। तुम खेती क्यों नहीं कर रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने संत श्रेणी की गोली को दूर रख दिया और पूछा। सूर्ययु ने एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं यहाँ की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता क्यों यह इस तरह है, और मैंने अपने साथ लेकर चलने वाले 2 क्रिस्टल पत्थर भी खत्म कर दिए हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उन्होंने जो कहा वह सच था। हालांकि यहाँ की ऊर्जा का उपयोग खेती के लिए किया जा सकता था, सूर्ययु की ताकत अभी भी बहुत कम थी। उन्हें एक भौहे के साथ देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक पूछा, क्या तुम ताकत की इच्छा रखते हो? सूर्ययु एक पल के लिए हैरान थे, इससे पहले कि गंभीरता से सिर हिलाए। तुम ताकत की इच्छा क्यों रखते हो? मैं एक आदमी हूँ, सूर्ययु ने मामूली ढंग से कहा। निश्चित रूप से मैं ताकत की इच्छा रखता हूँ, और मैं भविष्य में निश्चित रूप से एक ऐसी महिला से मिलूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। ताकत के बिना मैं उसकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। बहुत खूब कहा। सभी पुरुष बिना किसी कारण की ताकत की इच्छा रखते हैं। सूर्ययु ने ऑकवर्डली अपना सिर खुजाया क्योंकि वह भ्रम में त्रिपाठी जीवप्ती को घूरकर देख रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक गंभीर हो गए और जल्दी से कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कैसे करूं? वरिष्ठ बहुत दयालु हैं, अगर वरिष्ठ के पास कुछ कहने के लिए है तो बस कहें। जब तक सूर्ययु ही कर सकते हैं, वह निश्चित रूप से मदद करेंगे, सूर्ययु ने ऑकवर्डली कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और हठपूर्वक जोर दिया, मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। सूर्ययु का चेहरा भी गंभीर हो गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि त्रिपाठी जीवप्ती उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं, इसलिए एक पल के लिए संकोच करने के बाद उन्होंने सिर हिलाया। वरिष्ठ की दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद, कृपया बोलें। अगर तुम ताकत चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराया, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। जब हम एक दिन यहाँ से जाते हैं और तुम ड्रैगन फीनिक्स महल में वापस जाते हो तो मेरे बारे में कुछ भी प्रकट मत करना। सूर्ययु हैरान थे। क्यों? कोई कारण नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, बस मेरी बात सुनो। लेकिन वरिष्ठ, चूंकि आप यहाँ बाधा को खोलने में सक्षम थे, आपका पंथ के साथ किसी प्रकार का संबंध होना चाहिए, और महल स्वामी इस सब के लिए जीवन भर से इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वे फिलहाल मेरे बारे में जाने, लेकिन जब भविष्य में समय होगा तो मैं तुम्हारे महल स्वामी से मिलने जा सकता हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने आराम से जवाब दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी तक नवस्वर पवित्र भूमि में गड़बड़ी को साफ नहीं किया था, इसलिए अगर वह ड्रैगन फीनिक्स महल से शामिल हो जाते तो वह शायद फिर कभी शांति से नहीं रह पाएंगे।
हालांकि चूंकि फीनिक्स साम्राज्य की विरासत इस फीनिक्स घोंसले में छिपी हुई थी, त्रिपाठी जीवप्ती भविष्य में निश्चित रूप से पाटिल सुमित्रा को यहाँ वापस लाएंगे। ड्रैगन फीनिक्स महल के लोगों को अब लगता होगा कि सूर्ययू ने यहाँ बाधा खोला और अपनी ताकत में सुधार किया, जिससे उनके लिए सत्य को छिपाना आसान हो जाएगा। बेशक वह केवल तभी था जब सूर्ययू ने कुछ भी प्रकट नहीं किया था। इस छोटे बच्चे के संबंध में त्रिपाठी जीवप्ती के पास अभी भी उसके लिए कुछ सराहना थी और वह उसे चुप कराने के लिए मारने का दुख नहीं उठा सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में संसाधनों के साथ अगर वह किसी को खेती कराना चाहते थे तो यह अत्यंत सरल होगा। भले ही सूर्ययू की योग्यता मामूली थी, त्रिपाठी जीवप्ती उसे शोधित करने में सक्षम होंगे। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि इस लड़के की गुप्त कला की विशेषता त्रिपाठी जीवप्ती के समान थी, जो और भी दुर्लभ था। जब तक सूर्ययू सिर हिलाते, वह एक अकल्पनीय अवसर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद सूर्ययू ने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता क्यों वरिष्ठ ये करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपके पास अपने कारण हैं। वरिष्ठ हमारे ड्रैगन फीनिक्स महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। अच्छा, तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके अस्तित्व को प्रकट नहीं करूंगा। बच्चे, तुम होशियार हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 832। आंख झपकते ही और 2 महीने बीत गए। त्रिपाठी जीवप्ती के पास ठहरे सूर्ययू की ताकत में बहुत सुधार हुआ था। केवल 2 महीनों में वह जीवन शक्ति के 7वें स्तर से जीवन शक्ति स्तर के शिखर पर पहुंच गए थे। सूर्ययू खुशी से झूम उठे। वह इस साल केवल 15 साल के थे और उनकी योग्यता बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये बुरी भी नहीं थी। अगर उन्होंने अपनी पिछली गति से खेती की होती तो उन्हें जीवन शक्ति स्तर के शिखर तक पहुंचने में कम से कम 1.5 साल लगता, लेकिन अब उन्होंने इसे केवल 2 महीनों में कर लिया था। वह जानते थे कि ये सब त्रिपाठी उपनाम वाले वरिष्ठ के प्रयासों के कारण था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति उनका रवैया और भी अधिक सम्मानजनक हो गया था। पिछले 2 महीनों में इस वरिष्ठ ने केवल उन्हें खेती के लिए उपयोग करने के लिए कुछ क्रिस्टल पत्थर प्रदान किए थे। इसके अलावा उन्होंने उन्हें हर दिन अज्ञात औषधीय तरल की एक बूंद दी थी। सूर्ययू को नहीं पता था कि इस औषधीय तरल में किस तरह का रहस्य छिपा हुआ था, लेकिन 2 महीनों तक लगातार इसे लेने के बाद वह मदद नहीं कर सके, लेकिन महसूस किया कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। उनका शरीर पहले की तुलना में हल्का हो गया था, उनकी नसें अधिक कठोर और चौड़ी हो गई थी और उनका मांस और खून पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात उनके शरीर में जीवन शक्ति थी। जीवन शक्ति की शुद्धता और समृद्धि पहले से पूरी तरह से अलग थी। जब जीवन शक्ति उनकी नसों में बहती थी, सूर्ययू कुछ सूक्ष्म हलचलें भी सुन सकते थे। ये सभी मजबूत होने के संकेत थे। सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति खेती के दौरान क्रिस्टल पत्थरों की खपत थी। अतीत में जब उनके पास एक क्रिस्टल पत्थर होता था तो उन्हें इसमें सभी ऊर्जा को अवशोषित करने में कम से कम 5 या 6 दिन लगते थे, लेकिन अब एक क्रिस्टल पत्थर एक दिन के लिए पर्याप्त नहीं था और खपत की दर तेज और तेज होती जा रही थी। सौभाग्य से ये वरिष्ठ त्रिपाठी अत्यंत धनी लगते थे और क्रिस्टल पत्थरों की खपत के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हर बार वह उन्हें क्रिस्टल पत्थरों का एक ढेर देते थे और एक बार जब वह खत्म हो जाते तो उनके पास तुरंत क्रिस्टल पत्थरों का एक नया बैच होता था। इसके अलावा उन्होंने उन्हें खेती के लिए बड़ी संख्या में गोलियां भी प्रदान की, जैसे रहस्यमय श्रेणी की गोलियां, आत्मा श्रेणी की गोलियां और इसी तरह। सूर्ययू आंसू से भर गए। वह जानते थे कि हालांकि इस वरिष्ठ ने उन्हें कोई जादुई गुप्त कला या मार्शल कौशल नहीं सिखाया, उन्होंने मूल रूप से उनके शरीर में सुधार किया था, उनकी शारीरिक संरचना और योग्यता को बदल दिया था और यह बदलाव जीवन भर के लिए फायदेमंद होगा। क्या ये पौराणिक दैवीय मिलन था? सूर्ययू का दिल उत्साह से भर गया। अतीत में जब वह महल में थे, हालांकि उन्होंने अक्सर अपने गुरु और अपने साथी शिष्यों को ये बात करते हुए सुना था कि महान भाग्य वाले कुछ लोग कुछ दैवीय मिलन का सामना कैसे करेंगे जो दूसरों को अपने जीवनकाल में कभी नहीं मिलेंगे और इस तरह आसमान में उड़ जाएंगे और एक ड्रैगन में बदल जाएंगे। सूर्ययू ने इसे केवल एक किंवदंती माना था और कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार इतनी अच्छी बात इतनी आसानी से कैसे हो सकती है? लेकिन अब उनके साथ हुई हर चीज को केवल एक दैवीय मिलन के रूप में वर्णित किया जा सकता था। सूर्ययू अब इसे समझा नहीं सकते थे। उन्होंने अपने दिल में खुशी मनाई। ये जानकर खुशी हुई कि वो ड्रैगन घाटी में प्रवेश करने वाले आखिरी व्यक्ति थे। ये जानकर खुशी हुई कि उन्हें उस स्पष्ट बल द्वारा इस सुनहरी दुनिया में खींच लिया गया था और यह जानकर खुशी हुई कि उन्हें वरिष्ठ त्रिपाठी जैसा इतना अच्छा व्यक्ति मिला था। सूर्ययू पहले ही सुंदर भविष्य को अपने सामने इशारा करते हुए देख सकते थे। उन्होंने और भी अधिक मेहनत से खेती की, जरा भी ढीला होने की हिम्मत नहीं की। ऐसा अवसर वह नहीं था जो हर कोई सामना कर सके। सूर्ययू को डर था कि वह अपने खुद के दैवीय मिलन पर खरा नहीं उतर पाएंगे, लेकिन उन्हें और भी अधिक डर था कि वह वरिष्ठ त्रिपाठी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। उनकी इच्छा थी कि वह खुद को 2 हिस्सों में बांट सके और खाए या सोए नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती सूर्ययू के प्रयासों से बहुत संतुष्ट थे। इस छोटे बच्चे में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आज्ञाकारी था और अकेलेपन को सहन करने में सक्षम था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी अधिक से अधिक सराहना करना शुरू कर दिया।
मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती केवल उन्हें चुप रहने के पैसे के रूप में कुछ लाभ देना चाहते थे, लेकिन उन्हें इतनी लगन से खेती करते हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें प्रशिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें 10,000 औषधि तरल की एक बूंद, क्रिस्टल पत्थर, रहस्यमय श्रेणी की गोलियां और उनके द्वारा शोधित आत्मा श्रेणी की गोलियां देते थे, जो बिना किसी प्रतिबंध के उनके लिए इस्तेमाल के लिए उपलब्ध थी। हर किसी को जो कड़ी मेहनत करता था उसे ऐसा अवसर दिया जाना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने ताकत की सड़क पर सामना की गई कठिनाइयों के बारे में सोचा और उनकी मदद करना चाहा। जो दुर्लभ था वह ये था कि सूर्ययु वास्तव में आराम के सिद्धांत को समझते थे। जीवन शक्ति सीमा के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ समय तक खेती की, लेकिन एक रुकावट का सामना करने के बाद वह अब सफल होने के लिए चिंतित नहीं थे और इसके बजाय आराम करना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती को गोलियां शोधित करते हुए देखते थे और उनसे मार्शल मार्ग के बारे में पूछते थे। जीवन शक्ति सीमा से अमर उदय सीमा में प्रवेश करना वास्तव में एक बाधा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद भी अतीत में इस बाधा का सामना किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत अनुभव था और उन्होंने आराम से उन्हें कुछ संकेत दिए। सूर्ययु की आंखें तुरंत चमक उठी और एक दिन और रात के चिंतन के बाद उन्होंने एक बार फिर खेती करना शुरू कर दिया। समय दिन प्रतिदिन बीतता गया। एक दिन त्रिपाठी जीवप्ती, जो रसायन विज्ञान के बीच में थे, ने अचानक सूर्ययु की आध्यात्मिक ऊर्जा से आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव का एक निशान देखा और मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और ध्यान से देखने लगे। अब सूर्ययु के लिए अपने ज्ञान सागर को खोलने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। सब कुछ उनके अपने प्रयासों पर निर्भर था। अपने ज्ञान सागर को खोलने की प्रक्रिया कुछ दिनों तक चली और त्रिपाठी जीवप्ती ने सूर्ययु की दृढ़ता को पूरी तरह से देखा। कई अवसरों पर सूर्ययु लगभग विफल हो गए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह पकड़े रहने में कामयाब रहे थे। जब अराजक अंधेरा फाड़ दिया गया और अचानक एक खाली अंतरिक्ष दिखाई दिया, सूर्ययु की आभा में कुछ सूक्ष्म बदलाव आए। अमर उदय सीमा, उन्होंने आखिरकार सफलता प्राप्त की थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने राहत की सांस ली। इस छोटे बच्चे के साथ इतने दिनों तक रहने के बाद उन्होंने उसके प्रयासों को देखा था और स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि वह सफल होंगे। सौभाग्य से सूर्ययु पकड़े रहे थे। नया गठित ज्ञान सागर पूरी तरह से खाली था। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने पहली बार इसे गठित किया था उससे पूरी तरह से अलग। जब त्रिपाठी जीवप्ती जीवन शक्ति सीमा में थे तो उन्होंने पहले ही अपनी दैवीय चेतना की खेती की थी, इसलिए एक बार जब उनका ज्ञान सागर खुल गया तो उन्होंने बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर ली थी और इसे एक महासागर में संघनीभूत कर दिया था। सूर्ययु, दूसरी ओर, को शुरुआत से शुरू करना था और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करके अपना ज्ञान सागर बनाना था। वरिष्ठ, सूर्ययु का चेहरा उत्साह से भर गया था क्योंकि उन्होंने कुछ हद तक असंगत ढंग से पुकारा, मैं अमर उदय सीमा तक पहुंच गया हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और सिर हिलाया। क्या तुम पहले से कोई अंतर महसूस करते हो? हाँ, भले ही मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, मैं अपने चारों ओर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत होती जाएगी, जो चीजें आप देख सकते हैं और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच की दूरी अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाएगी। आपकी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा बस हवा में एक मोमबत्ती की तरह है, इसलिए कड़ी मेहनत करो। जी, सूर्ययु ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, इससे पहले कि जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान करें। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें फिर से खोली और हकलाकर कहा, लेकिन वरिष्ठ, मुझे नहीं पता कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती कैसे करनी है। गुरु ने मुझे ये नहीं सिखाया। जब वह ड्रैगन घाटी आए तो वह केवल जीवन शक्ति सीमा 7वें स्तर पर थे। उनके गुरु लिंग जियान के अनुमान के अनुसार सूर्ययु को अमर उदय सीमा तक पहुंचने में कम से कम 2 साल लगते, इसलिए उन्होंने उस समय उन्हें एक व्यवस्थित व्याख्या और मार्गदर्शन देने की योजना बनाई थी। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे बिना नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी सभी अंतर्दृष्टि और अनुभव उदारतापूर्वक प्रदान किए। सूर्ययु ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। हाँ, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करने का सबसे अच्छा तरीका एक आत्मा प्रकार की कलाकृति को शोधित करना है, जो तुम्हारी वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास यहाँ एक आत्मा प्रकार की कलाकृति है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। जैसे ही उन्होंने बात की, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ पलटा और एक छोटी उत्कृष्ट तलवार अचानक दिखाई दी। ये छोटी तलवार कुछ ऐसी थी जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने युद्ध शहर में विरासत युद्ध में भाग लेते समय पोजिंग झील से छीन लिया था। यह अब कुछ सालों से उनके साथ थी, लेकिन ये केवल एक स्वर्ग श्रेणी की शीर्ष रैंक कलाकृति थी। जैसे जैसे त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत में सुधार हुआ, यह आत्मा प्रकार की तलवार कम और कम उपयोगी हो गई थी। सूर्ययु ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। वरिष्ठ, आप मुझे पहले ही बहुत सारी चीजें दे चुके हैं, ये कलाकृति मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। ये केवल एक स्वर्ग श्रेणी की शीर्ष रैंक कलाकृति है, इसलिए इसे रखना मेरे लिए एक बर्बादी है, लेकिन ये तुम्हारे वर्तमान क्षेत्र के लिए ठीक है। ये सुनकर सूर्ययु ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन और कुछ नहीं कहा। अपने हाथ बाहर निकालते हुए और सम्मानपूर्वक छोटी तलवार स्वीकार करते हुए जल्दी से कहा, वरिष्ठ के उपहार के लिए बहुत धन्यवाद। सूर्ययु निश्चित रूप से वरिष्ठ की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं करेंगे।
त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, आराम से छोटी तलवार से अपनी आत्मा की आभा को मिटाते हुए धीरे से कहा, इसे खुद शोधित करो। जब तुम इस कलाकृति को अपने ज्ञान सागर में ले जा सकते हो तो तुम ठीक होगे। हाँ, सूर्ययु ने गंभीरता से सिर हिलाया, कुछ भी उपेक्षित करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से इसे शोधित करना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी खुद की गोली शोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। समर्पित अध्ययन और अनगिनत रसायन विज्ञान अनुभवों की इतनी लंबी अवधि के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अब आसानी से संत श्रेणी की गोलियां शोधित करने में सक्षम थे। वह पहले ही एक संत श्रेणी के निम्न रैंक के रसायनज्ञ बन चुके थे। वह प्राचीन दानव वंश को बचाने की आवश्यकताओं को पूरा करने से केवल एक छोटा कदम दूर थे। पूरे महाद्वीप पर बहुत सारे संत श्रेणी के रसायनज्ञ नहीं थे। ग्रांड बोल्ड शहर के डुवान ऐसे ही एक रसायनज्ञ थे और जहां भी वह जाते थे उन्हें सम्मान के साथ माना जाता था। उन्होंने ग्रांड बोल्ड शहर में रसायनज्ञ गिल्ड का भी प्रबंधन किया था। त्रिपाठी जीवप्ती के वर्तमान कौशल और साधनों के साथ जब तक वह चाहते वह डुवान के समान स्तर तक पहुंच सकते थे। हालांकि रसायन विज्ञान हमेशा मार्शल मार्ग की उनकी खोज में त्रिपाठी जीवप्ती का समर्थन रहा है। उनकी एकमात्र इच्छा मार्शल मार्ग के शिखर की खोज करना थी। रसायन विज्ञान की प्रक्रिया के दौरान उनके ज्वलित ज्ञान सागर का उपयोग करने से त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत सारे सवाल और जानकारी खोजने की अनुमति मिली जो उन्होंने पहले नहीं सोची थी, जिससे उन्हें अपने ज्वलित ज्ञान सागर में हेरफेर करने के तरीके की बेहतर समझ मिली। हालांकि वह अब केवल एक संत श्रेणी के निम्न रैंक के रसायनज्ञ थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि अगर वह अपने 10,000 औषधि तरल और आत्मा सरणी का उपयोग करते तो एक संत श्रेणी की मध्य रैंक गोली शोधित करने की एक संभावना थी। सुनहरी ऊर्जा सागर द्वारा गठित अंतरिक्ष अभी भी उतना ही ठोस था और त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ पर सुनहरी ड्रैगन टैटू इस ऊर्जा को निगलना जारी रखा हुआ था। उसका शरीर बड़ा और बड़ा होता गया और जैसे ही उसने इस ऊर्जा को निगल लिया, ये सुनहरा ड्रैगन भी अधिक गरिमापूर्ण हो गया, एक आभा उत्सर्जित करता था जिसने किसी के दिल को धड़का दिया। त्रिपाठी जीवप्ती को कोई जल्दी नहीं थी और बस इंतजार करना जारी रखा। उन्हें बहुत समय हो गया था जब उनके पास वह करने के लिए इतना समय था जो वह करना चाहते थे, इसलिए इस बार का बदलाव एक अवसर था। सुनहरे ड्रैगन की तरह सूर्ययु हर दिन एक अत्यंत तेज दर पर बढ़ रहे थे। उनकी शारीरिक संरचना को 10,000 औषधि तरल द्वारा सुधारने के बाद उनकी खेती अब उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। छोटी आत्मा प्रकार की तलवार जो त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें दी थी, उन्हें अपने ज्ञान सागर में अवशोषित करने में केवल 1 महीना लगा और कुछ बार इसकी शक्ति के साथ प्रयोग करने के बाद उन्होंने इसे पसंद कर लिया। उनके ज्ञान सागर में अब आध्यात्मिक ऊर्जा और दैवीय चेतना की एक अच्छी खासी मात्रा थी। हर दिन सूर्ययु के पास लेने के लिए बड़ी संख्या में क्रिस्टल पत्थर और गोलियां थीं और जब उन्हें अपनी खेती के दौरान कुछ ऐसा मिलता जो वह नहीं समझते थे तो सूर्ययु ने महसूस किया कि वह किसी और की तुलना में अधिक भाग्यशाली थे। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति उनका रवैया ऐसा था जैसे वह उनके गुरु और वृद्ध थे, अत्यंत सम्मानजनक था। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 833। इस दिन एक संत गोली शोधित करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक भौहें चढ़ा ली। उन्होंने पाया कि अनजाने में उनके शक्ति केंद्र में संग्रहित अमृत रस खत्म होने वाला था। पिछली बार बड़ी मात्रा में अमृत रस की पूर्ति करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा था कि उन्हें कम से कम 10 सालों तक अमृत रस के खत्म होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अब उन्हें पता चला कि वह गलत थे। हर बार जब वह अंतरिक्ष को फाड़ते थे उन्हें कई बूंदों कीमती अमृत रस का उपभोग करने की आवश्यकता होती थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती कुछ दिनों पहले इस तरीके से खुद को परिचित करा रहे थे तो उनका उपभोग आश्चर्यजनक था। यह उनके भंडार को फिर से भरने का समय था। त्रिपाठी जीवप्ती खुशी मनाए बिना नहीं रह सके कि उनके गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष में अभी भी दैवीय वृक्ष से 60 to 70 फल थे, जिनमें से प्रत्येक में अमृत रस विशेषता ऊर्जा की एक अद्भुत मात्रा थी। अगर वह उन सभी को खा लेते तो वह अपने शक्ति केंद्र को फिर से भरने में सक्षम होते। दैवीय वृक्ष को अब उनके गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष में रखा गया था। हालांकि फल को उगाना आसान नहीं था और चक्र लंबा था, इस तरह का कीमती खजाना लोगों के उपभोग के लिए था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होंगे। एक फल निकालकर त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे खा लिया। अचानक हुई हलचल ने सूर्ययु को उनकी ध्यान से जगा दिया और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। वह अब अमर उदय सीमा तक पहुंच चुके थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से दैवीय वृक्ष के फल की असाधारणता को समझ सकते थे, खासकर इससे बहने वाली अमृत रस विशेषता ऊर्जा को। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के सामने उन्होंने बहुत अधिक विचार प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान जारी रखने वाले थे, त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और उन्हें एक टुकड़ा फल काटने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूँ, बस यह है कि तुम इसे बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हो। सूर्ययु ने शर्मीले ढंग से फल का छोटा टुकड़ा स्वीकार किया और इसे अपने मुंह में डाल दिया। एक पल बाद उनकी जीवन शक्ति अचानक हिंसक हो गई और उनका चेहरा अत्यंत लाल हो गया। उनके सभी रोमछिद्र खुल गए और ऊर्जा का छिड़काव करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह विस्फोट होने की कगार पर हों। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया और बस उन्हें अपने शरीर में हिंसा को दबाने की अनुमति दी। सूर्ययु ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने शरीर में आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी गुप्त कला को संचालित किया। काफी देर बाद हिंसक आभा धीरे धीरे शांत हो गई।
सूर्ययु का पूरा शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था और उनकी जीवन शक्ति भी बहुत अधिक जोरदार थी। उनका चेहरा बहुत गुलाबी था और वह अत्यंत ऊर्जावान लगते थे। क्या तुम अभी भी इसे चाहते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। सूर्ययु ने जल्दी से सिर हिलाया। यह फल का बस एक छोटा टुकड़ा था, लेकिन इससे उन्हें लगभग भारी नुकसान हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती को बिना किसी संकोच के एक बाद एक फल खाते हुए देखकर वह मदद नहीं कर सके, लेकिन खुद से सोचा कि यह वरिष्ठ वास्तव में एक वरिष्ठ कहे जाने के योग्य थे। उनकी अपनी क्षमता इस वरिष्ठ की तुलना में बस अतुलनीय थी। हालांकि फल जाहिर तौर पर एक अच्छी चीज थी, सूर्ययु अपनी सीमाओं को जानते थे और इसे फिर से खाने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक ही बार में 60-70 फल खाए और शक्ति केंद्र का अमृत रस तुरंत कई 100 बूंदों तक बढ़ गया। जैसे ही वह संतुष्ट महसूस कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने अपनी चेतना को गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष में डुबो दिया। क्या गलत है? त्रिपाठी जीवप्ती का आत्मा अवतार विशाल दैवीय वृक्ष के सामने दिखाई दिया और पूछा। वहां कुछ अजीब है, दैवीय वृक्ष ने प्रसारित किया। त्रिपाठी जीवप्ती को दैवीय वृक्ष प्राप्त किए हुए काफी समय हो गया था और उसकी समझदारी तेजी से बढ़ी थी। अब ये बिना किसी बाधा के त्रिपाठी जीवप्ती के साथ बातचीत कर सकता था और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता था। अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा था। कहाँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह में पूछा। मेरे साथ चलो। दैवीय वृक्ष से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली और त्रिपाठी जीवप्ती को निर्देशित किया। इसका पालन करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती जल्द ही गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थान पर पहुंच गए और चारों ओर देखते हुए उनकी भौहें तन गई, क्योंकि उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया। ये यहाँ है। दैवीय वृक्ष ने अपने विचारों को प्रसारित करना जारी रखा, क्योंकि सुनहरी रोशनी आसपास घूमती रही। इसके अनुस्मारक की आवश्यकता के बिना त्रिपाठी जीवप्ती ने भी देखा कि कुछ गलत था। यहाँ बहुत सारे टूटे हुए पत्थर बिखरे हुए थे और कुछ कीमती अयस्क भी गायब थे। विशेष रूप से तारामंडल से वह वापस लाए थे अजीब पत्थरों की संख्या काफी कम थी। त्रिपाठी जीवप्ती को स्पष्ट रूप से याद था कि तारामंडल में तूफान का अनुभव करने के बाद उन्होंने बहुत सारे अजीब पत्थर एकत्र किए थे और उन्हें यहाँ रखा था, साथ ही अयस्क भी जो उन्होंने नवस्वर पवित्र भूमि से साफ किए थे। लेकिन अब ऐसा लगता था कि किसी चीज ने इनमें से कुछ अयस्कों के सार को अवशोषित कर लिया था, पीछे केवल कुछ बेकार अशुद्धियां छोड़ दी थीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह में दैवीय वृक्ष की ओर देखा। पिछली बार उन्होंने अनजाने में एक समान समस्या खोज ली थी, लेकिन उस समय उन्होंने सोचा था कि यह दैवीय वृक्ष का काम था, इसलिए उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब ऐसा लगता था कि इसका दैवीय वृक्ष से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह उनसे झूठ नहीं बोलेगा। तुम इस समय यहाँ रहे हो, क्या तुमने कुछ पाया है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, क्योंकि उन्होंने अपनी दैवीय चेतना के साथ अयस्कों के ढेर को ध्यान से स्कैन किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं मिला। दैवीय वृक्ष ने एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि जवाब देता। मुझे बस लगता है कि यहाँ कुछ अजीब है। मेरी मदद करो इस जगह पर नजर रखने में। अगर तुम कुछ पाते हो तो मुझे तुरंत बताओ, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा। गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष में होने वाली ऐसी अजीब चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को भ्रमित कर दिया। इन अजीब पत्थरों में ऊर्जा अचानक गायब हो जानी चाहिए थी, इसलिए इसे निगल लिया जाना चाहिए था। अगर दैवीय वृक्ष ने इसे नहीं किया तो किसने किया? अगर इस समस्या का हल नहीं किया गया तो त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ जैसे उनकी गले में मछली की हड्डी फंस गई थी। दैवीय वृक्ष से एक जवाब मिलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष छोड़ दिया और अपने रसायन विज्ञान कौशल में सुधार जारी रखा। कई दिन शांतिपूर्वक बीत गए, जब तक एक दिन त्रिपाठी जीवप्ती ने एक बार फिर दैवीय वृक्ष का बुलावा महसूस नहीं किया। बिना किसी संकोच के त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपनी दैवीय चेतना को गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष में भेज दिया और पूछा, क्या तुमने कुछ पाया है? हाँ। दैवीय वृक्ष से एक और सुनहरी किरण निकली और अयस्कों के ढेर पर पहुंच गई। ये दो अयस्कों के चारों ओर घूमती थी। ये वे हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ। वे उन अयस्कों के सार को अवशोषित कर रहे हैं। मुझे इस बात का पक्का पता है। उसकी ओर इशारा किए गए दिशा का पालन करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें ठीक कर ली और मदद नहीं कर सके, लेकिन एक हल्की आह निकाले। हालांकि यहाँ बहुत सारे अयस्क थे और वे सभी बहुत अव्यवस्थित थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने इन दो पत्थरों को पहचाना और स्पष्ट रूप से याद किया कि उन्होंने उन्हें कहाँ से प्राप्त किया था। क्योंकि वे काफी खास थे, उनके पास अन्य अयस्कों से अलग गोल काले पत्थर। पहला वह गुफा महल में मिला था जहां उन्होंने आत्मा भक्षण कीट प्राप्त किए थे। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती अभी तक आसमान पंत तक नहीं पहुंचे थे और जांच करने के लिए कानग्यान और फेव के पीछे गुफा महल में गए थे। कानग्यान और फेव गुफा महल की गहराइयों से कुछ चीजें वापस लाए थे, जिनमें से एक ही गोल काला पत्थर था जो अंततः त्रिपाठी जीवप्ती को मिला था। दूसरा गोल काला पत्थर बहते बादलों के शहर में मिला था। 1000 वर्षीय दानव फूल के खिलने का इंतजार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को डूवान और मीना द्वारा रसायन विज्ञान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए खींचा गया था। जब उन्होंने आखिरकार पहला स्थान जीता तो उन्होंने इसे एक संत श्रेणी के रसायनज्ञ के ब्रह्मांड बैग में पाया था। चूंकि दो गोल काले पत्थर बहुत समान थे, लगभग समान, त्रिपाठी जीवप्ती ने उस समय उन पर कुछ ध्यान दिया था और ध्यान से उनकी जांच की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ भी खास खोजने में सक्षम नहीं थे।
हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को उम्मीद नहीं थी कि उनके गूढ़काली पुस्तक अंतरिक्ष में अजीब घटनाओं के पीछे का अपराधी वास्तव में ये दो होंगे। इस दुनिया में किस तरह का अजीब पत्थर अन्य अयस्कों के सार को अवशोषित कर सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं सोच सके। अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने दो गोल काले पत्थरों की ध्यान से जांच की और थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उन्होंने खोज की कि दो गहरे काले गोल पत्थरों के भीतर वास्तव में कुछ उत्कृष्ट पैटर्न थे जो एक मानव शरीर की नसों से मिलते जुलते थे। दुर्भाग्य से पैटर्न बहुत सुसंगत नहीं थे और अंतराल पर थे, जैसे कि किसी मार्शल कलाकार की नसों को किसी ने नष्ट कर दिया हो। इस खोज ने त्रिपाठी जीवप्ती को हैरान कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार ये दो गोल काले पत्थर प्राप्त किए थे तो त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान से उनकी जांच की थी और पाया था कि उस समय उनके अंदर कुछ भी नहीं था। उनके अंदर दिखाई दिए टुकड़े टुकड़े पैटर्न जाहिर तौर पर उनके चारों ओर के अयस्कों के सार के अवशोषण से संबंधित थे। इस पल में इन पैटर्नों के माध्यम से कुछ असामान्य ऊर्जा बह रही थी जो एक खेती करने वाले के शरीर में जीवन शक्ति के समान थी। ये दो अजीब पत्थर काफी दिलचस्प है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अब उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। गूढ़काली पुस्तक अंतरिक्ष के अंदर क्या हुआ था ये जानने के बाद उन्होंने राहत महसूस की और बस दैवीय वृक्ष को इन दो अजीब पत्थरों को देखना जारी रखने के लिए कहा, जबकि उनकी चेतना ने गूढ़काली पुस्तक अंतरिक्ष छोड़ दिया। उन्हें हल्का सा महसूस हुआ कि ये दो अजीब पत्थर सरल नहीं थे और अगर उन्हें अन्य अयस्कों के सार को अवशोषित करना जारी रखने की अनुमति दी गई तो वे कुछ अप्रत्याशित बदलाव से गुजर सकते हैं। अन्य अयस्कों के सार को अवशोषित करके वे मजबूत हो जाएंगे और जब समय आएगा एक शक्तिशाली कलाकृति को शोधित करने का, त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से इसे शोधित करेंगे। अपनी आंखें खोलते हुए और चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि सुनहरा ड्रैगन अभी भी आसपास की ऊर्जा को निगल रहा था और जल्द ही नहीं रुकेगा। सूर्य भी अपनी खेती में डूबे हुए थे, आराम करने से इनकार कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती केवल रसायन विज्ञान जारी रख सकते थे। पवित्र कब्र में उन्होंने दानव भगवान के खून की एक बूंद शोधित की थी और महान दानव भगवान की दैवीय तकनीक आत्मा विखंडन तकनीक प्राप्त की थी। त्रिपाठी जीवप्ती भी इस तकनीक की खेती कर रहे थे और अच्छी प्रगति कर रहे थे। उनकी आत्मा विखंडन तकनीक को 6 रंगों वाले आत्मा वार्मिन कमल द्वारा लगातार पोषण दिया जा रहा था, लगातार मजबूत और कठोर होता जा रहा था। इस पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने आत्मा विखंडन तकनीक के लाभों को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। जब इस दैवीय तकनीक को चरम तक खेती किया जाता था तो यह एक व्यक्ति की 2 आत्माओं के बराबर था, जिससे वे दूसरों की तुलना में दोगुनी गति से आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती कर सकते थे। इस दुनिया में कभी कोई गुप्त कला नहीं थी जिसका इतना चमत्कारी प्रभाव हो। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी तक इस तकनीक को चरम तक खेती नहीं किया था, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी आत्मा विखंडन तकनीक के अस्तित्व के कारण, चाहे वह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि हो या पुनर्प्राप्ति, दोनों पहले की तुलना में काफी बेहतर थे। इस तरह त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आत्मा विखंडन तकनीक की खेती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन यह अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होगा। जब आत्मा विखंडन तकनीक को चरम तक खेती किया जाता था, जब तक कोई एक उपयुक्त शरीर खोज सकता था, वे अपनी आत्मा विखंडन तकनीक को उस शरीर में प्रवेश करने और अपना खुद का अवतार बनने की अनुमति दे सकते थे, जिससे वे उन स्थानों पर जा सकते थे जहां वे नहीं जा सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती संत श्रेणी की उच्च रैंक कलाकृति को भी शोधित कर रहे थे जो पुराने पवित्र स्वामी से संबंधित थी। रहस्यमय शक्ति से भरी चांदी की पत्ती को शोधित करना अत्यंत मुश्किल था, लेकिन सौभाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती के पास बहुत समय था, इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। उस दिन गूढ़काली पुस्तक अंतरिक्ष में बदलावों की पुष्टि करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती हर कुछ दिनों में 2 गहरे काले गोल पत्थरों की जांच करेंगे कि वे किस तरह के बदलावों से गुजर चुके थे। समय बीतने के साथ उनके अंदर के उत्कृष्ट पैटर्न धीरे धीरे अधिक सुसंगत हो गए, लेकिन उन्हें चुकाना पड़ा कीमत यह थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने जो अयस्क एकत्र किए थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। दुर्लभ अयस्कों की संख्या जो उन्होंने तारामंडल और नवस्वर्ग पवित्र भूमि से प्राप्त की थी, उसमें से केवल आधे से भी कम बचे थे। इस दर पर गूढ़काली पुस्तक अंतरिक्ष में सभी अयस्क खत्म होने से पहले केवल 1 साल या उससे अधिक समय होगा। सुनहरी ऊर्जा के सागर के अंदर, चाहे वह त्रिपाठी जीवप्ती हो या सूर्य, दोनों ने स्थायी रूप से समय के बीतने के बारे में भूल गए और पूरी लगन से अपने खुद के मामलों में व्यस्त थे। कभी कभी वे दोनों वह रोक देते जो वे कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए बातचीत करते थे, इससे पहले कि अपना काम फिर से शुरू करते। उनमें से कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहा था। दिन एक सार्थक तरीके से बीत गए। चाहे वह त्रिपाठी जीवप्ती हो या सूर्य, उनमें से दोनों ने इस समय के बदलावों के दौरान महान विकास और लाभ प्राप्त किया था। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 834। ड्रैगन घाटी लंबी और घुमावदार थी, जैसे जमीन पर बैठा एक असली ड्रैगन। घाटी साल भर कोहरे में डूबी रहती थी, जिससे किसी की दृष्टि बाधित होती थी। यहाँ तक कि प्रवेश करने वाले सबसे शक्तिशाली मास्टर भी बहुत दूर तक नहीं देख पाते थे। मूल रूप से ड्रैगन फीनिक्स महल के कई मास्टर ड्रैगन घाटी के आसपास छिपे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये मास्टर अब अपने खुद के कार्यों में व्यस्त थे। केवल महल मास्टर चेन जो और अन्य जो घाटी के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे, वे ही बचे थे। इस पल चेन जो एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ घाटी के तल की ओर घूर रहे थे और एक लंबी आह भरी
2 साल पहले जब सूर्ययु नामक उस शिष्य ने आत्मा सरनी को खोला था जो कई सालों से ड्रैगन घाटी में सीलबंद थी, जिससे सुनहरे ड्रैगन का सिर दिखाई दिया था, तो ड्रैगन फीनिक्स महल उबाल मार रहा था। ड्रैगन फीनिक्स महल के सभी बुजुर्गों ने इस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, यह महसूस करते हुए कि पंथ के पुनरुद्धार की आशा थी और यह ज्यादा देर नहीं होगा जब यह एक बार फिर टोंगजुआन क्षेत्र के शिखर पर खड़ा हो सकेगा और दुनिया की शीर्ष शक्तियों के बराबर खड़ा हो सकेगा। हालांकि 2 साल बीत चुके थे और उस जगह से अभी भी कोई हलचल नहीं थी। हालांकि हर कोई एक चौंका देने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था, सूर्ययु नामक उस शिष्य ने अभी भी वापस आने के कोई संकेत नहीं दिखाए थे। धीरे धीरे कई लोग निराश हो गए। हालांकि किसी ने भी महल मास्टर के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं की। निजी तौर पर हर कोई यह अटकलें लगा रहा था कि इस बार सूर्ययु नामक उस शिष्य को सबसे अधिक संभावना दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। वह केवल जीवन शक्ति सीमा के 7वें स्तर की खेती करने वाले थे, इसलिए इतने लंबे समय तक दिखाई न देने के बाद संभावना थी कि वह पहले ही ड्रैगन घाटी में भूख से मर चुके होंगे, तो वह कैसे बच सकते थे। सुनहरी रोशनी की ओर घूरते हुए चेन जो ने एक और लंबी आह भरी। महल मास्टर चेन जो के साथी यू टिंग, जो उनके बगल में थी, ने खुद को उन्हें सांत्वना दिए बिना नहीं रोक पाया, क्योंकि वह शिष्य आत्मा सरनी को खोलने में सक्षम थे। उनके पास निश्चित रूप से एक महान अवसर रहा होगा। मुझे यकीन है कि स्वर्ग योग्य की मदद करेगा। चेन जो ने जवाब नहीं दिया। एक उदासी भरी अभिव्यक्ति उनके चेहरे को भर गई। यू टिंग ने भी असहाय रूप से आह भरी इससे पहले कि पास के एक बूढ़े आदमी की ओर मुड़े। चेन जो की तरह जो 2 सालों से यहाँ इंतजार कर रहे थे, ये बूढ़ा आदमी भी चिंता में इंतजार कर रहा था। ये बूढ़ा आदमी बुजुर्ग लिंग जियान था, जिसने सूर्ययु को सिखाया था। बुजुर्ग लिंग जियान की ताकत ज्यादा नहीं थी और ड्रैगन फीनिक्स महल में उनके पास वास्तविक शक्ति के बिना केवल बुजुर्ग का शीर्षक था, इसलिए वह बहुत लोकप्रिय नहीं थे। 2 साल पहले सूर्ययु द्वारा बाधा खोलने के बाद लिंग जियान का दर्जा अचानक बढ़ गया था। लगभग हर बुजुर्ग जो उन्हें देखता था, उन्हें विनम्रता से व्यवहार करना पड़ता था, जिससे वह ड्रैगन फीनिक्स महल में पानी में एक मछली की तरह बन गए। उनका जीवन फल फूल रहा था, लेकिन अब कोई भी उन्हें उतना गंभीरता से नहीं मानता था जितना वे पहले करते थे। चेन झो और लिंग जियान दोनों वहां खड़े थे, घाटी की तल की ओर घूर रहे थे, लंबी आहें भर रहे थे। उनमें से दोनों के चेहरे पर एक चिंतित भाव था। एक आकृति जल्दी से पास आई। ये ड्रैगन फीनिक्स महल का एक और बुजुर्ग जियाओ लिंग था। आने के बाद उन्होंने चुपचाप चेन झो के चेहरे पर एक नजर डाली, इससे पहले कि यू टिंग पर एक नजर डाले। बाद वाले ने धीरे धीरे सिर हिलाया और उनकी सुंदर आंखें असहायता और निराशा से भरी हुई थी। जियाओ लिंग तुरंत समझ गए कि ड्रैगन घाटी सबसे अधिक संभावना इस समय के दौरान पहले जैसी ही थी। एक पल के चिंतन के बाद उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, जागीरदार, बुजुर्गों ने आपको कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। तुम लोग जाओ और चर्चा करो, बस मुझे परिणाम बताओ। चेन झो ने निराश होकर अपना हाथ हिलाया। लेकिन जागीरदार, इस मामले का फैसला आपको व्यक्तिगत रूप से करना होगा। हम अपने अधिकार का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करते। जियाओ लिंग के चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति थी। चेन झो भौहें चढ़ाए, उनके चेहरे पर अधीरता का एक भाव दिखाई दिया। ये देखकर यू टिंग ने जल्दी से कहा, आपको जाना चाहिए। आपने पिछले 2 सालों से महल के मामलों के बारे में नहीं पूछा है। मैं ड्रैगन सम्राट के वापस आने का इंतजार करना चाहता हूँ। इससे पहले कि यू टिंग अपनी बात पूरी कर पाती, चेन झो ने उन्हें बाधित कर दिया। यू टिंग करवाहट से मुस्कुराई। क्या तुम सोचते हो कि ये समय पहले जैसा होगा? हम अज्ञानी मूर्ख, ड्रैगन सम्राट वापस आएगा, लेकिन अभी समय नहीं है। चेन झो ठंडक से सूंघा, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का एक भाव दिखाई दिया। यू टिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही हो, लेकिन इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। बुजुर्ग सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे ही उचित समझे वापस आ सकते हैं। जहां तक यहाँ की बात है, बुजुर्ग लिंग जियान और मैं निगरानी रखेंगे। हम अपनी सतर्कता को कम नहीं होने देंगे। चेन झो ने एक पल के लिए उन पर एक नजर डाली, इससे पहले कि धीरे से सिर हिलाए। फिर आपको सावधान रहने और अपनी आंखें खुली रखने की आवश्यकता है। हाँ, यू टिंग ने सिर हिलाया, अपने दिल में अत्यंत असहाय महसूस करते हुए। चेन झो मदद नहीं कर सके, लेकिन घाटी के तल पर एक नजर डाले इससे पहले कि जियाओ लिंग के साथ जाने की तैयारी करें। ठीक इसी पल ड्रैगन घाटी, जो 2 सालों से शांत थी, अचानक एक बार फिर धरती को हिला देने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ फूट पड़ी। धुंधली ड्रैगन घाटी को एक भयंकर हवा के झोंके से साफ कर दिया गया लगता था और आसमान अचानक साफ और चमकीला हो गया। चारों ओर घूरते हुए चेन झो सीधे घाटी की तल की ओर घूर रहे थे। चेन झो के कदम अचानक रुक गए। उनका शरीर उत्साह से कांप रहा था क्योंकि वह घाटी की ओर घूर रहे थे। लिंग जियान दूसरी ओर भी करीब से देख रहे थे। उनकी धुंधली आंखों की जोड़ी आशा के साथ चमक रही थी क्योंकि उनके सूखे हाथ कांप रहे थे। हलचल है। चेन झो खुद को चिल्लाए बिना नहीं रोक सके। जियाओ लिंग, जो चेन झो को आमंत्रित करने आए थे, वे मदद नहीं कर सके, लेकिन जगह पर रुक गए और संदेह में घाटी की तल की ओर घूरने लगे। उनका मनोदशा सूक्ष्म रूप से कुछ उत्साहित हो गई। हालांकि बुजुर्ग हमेशा महल मास्टर से असंतुष्ट रहे थे कि वह पिछले 2 सालों से महल के मामलों के बारे में नहीं पूछ रहे थे। इसके बजाय अपना सारा समय ड्रैगन घाटी के प्रवेश द्वार पर बिता रहे थे।
और यहाँ तक कि महसूस किया कि सूर्ययू नामक उस शिष्य का जीवित रहना असंभव था। जब उनके सामने ऐसी एक असामान्य घटना दिखाई दी, ज़ियाओ लिंग मदद नहीं कर सके लेकिन अपेक्षा की एक भावना महसूस करें। आखिरकार वह भी ड्रैगन फीनिक्स महल के एक सदस्य थे। घाटी की तल पर सुनहरी ऊर्जा के सागर के अंदर सुनहरे ड्रैगन ने आखिरकार यहाँ सभी ऊर्जा को निगलना समाप्त कर दिया। उसका शरीर एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि यह एक असली ड्रैगन था जो जगह पर कुंडली मारकर बैठा था, एक राजसी आभा उत्सर्जित कर रहा था। सूर्ययू, जो ध्यान के बीच में थे, अचानक चौंक गए और अपनी आंखें उठाईं, केवल एक जोड़ी धोने के टब के आकार की ड्रैगन आंखें देखने के लिए, जिससे वह जगह पर जम गए क्योंकि उनके चेहरे पर एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई दी। उस पल उन्होंने महसूस किया जैसे उनकी आत्मा को उनके ज्ञान सागर से बाहर खींचा जा रहा था और कुचला जाने वाला था। उनके सामने एक आकृति चमकी और त्रिपाठी जीवक्ति उनके सामने दिखाई दिए। सूर्ययू ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने मन को शांत किया और अपनी गुप्त कला को संचालित करना शुरू कर दिया। एक गूंजता हुआ ड्रैगन गर्जन हुआ और सुनहरा ड्रैगन आसमान में उड़ गया। साफ आसमान को फाड़ दिया गया लगता था और एक पल में सभी रोशनी निगल ली गई, जिससे 100 किलोमीटर के भीतर हर कोई अंधा हो गया। सुनहरा ड्रैगन हजारों सालों से फंसा हुआ लगता था और अब जब वह आजाद था तो उसने अपने दिल की सामग्री के लिए आसमान में उड़ान भरी। एक पल बाद यह अचानक नीचे झपटा और एक विनाशकारी बल के साथ त्रिपाठी जीवक्ति से टकरा गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक दबी हुई चीख निकाली क्योंकि उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उन्होंने जो खोया था वह वापस पा लिया था। इससे भी अधिक, इसमें अकल्पनीय रूप से भयानक ऊर्जा की एक मात्रा थी। उनके कपड़े एक जोरदार धमाके के साथ फट गए, ठीक पाउडर में बदल गए। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और सूर्ययू को लपेटने के लिए कई महान स्वर्गीय ढाल बुलाए। उसी समय उन्होंने चांदी की पत्ती संत श्रेणी की उच्च रैंक कलाकृति को भी बुलाया। चांदी की पत्ती असामान्य उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला के साथ धड़कती थी और पलक झपकते ही यह आकार में बढ़ गई और सूर्ययू को ढक लिया। ऐसी हिंसक शक्ति का सामना करते हुए अगर त्रिपाठी जीवक्ति ने ऐसा नहीं किया होता तो सूर्ययू बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाते और एक पल में राख में बदल जाते। एस्टरस कचा 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 तारांकन हड्डियों के अलग होने की आवाज त्रिपाठी जीवक्ति के पूरे शरीर में गूंज उठी क्योंकि उनका शरीर ऐंठना शुरू हो गया और उनके शरीर में जीवन शक्ति एक अकल्पनीय गति से घूमना शुरू हो गई, जिससे उनकी नसों पर एक भारी बोझ पड़ रहा था। एक पल में त्रिपाठी जीवक्ति की त्वचा कई जगहों पर फटना शुरू हो गई, खून बाहर निकल रहा था और उनके शरीर को एक सुनहरी चमक से ढक रहा था। दानव भगवान सुनहरे खून की शक्तिशाली बहाल करने वाली शक्ति के तहत क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की जल्दी से मरम्मत की गई। हालांकि यह अभी भी उनके शरीर में विश्व ऊर्जा के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। लगातार उनके शरीर को तोड़ना और मरम्मत करना, प्रक्रिया को बार बार दोहराना। त्रिपाठी जीवक्ति शांत रहे और उन्होंने न केवल दर्द का कोई संकेत नहीं दिखाया बल्कि वह उच्च आत्माओं में भी लगते थे। जब सुनहरा ड्रैगन उनके शरीर में वापस आया और सुनहरे ड्रैगन टैटू में बदल गया, त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक महसूस किया कि उनके सामने दुनिया में कुछ सूक्ष्म बदलाव आए थे। उनके और स्वर्ग के बीच बहने वाली विश्व ऊर्जा भी पहले से कुछ अलग हो गई थी। मंद रूप से त्रिपाठी जीवक्ति स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग के निशान देखने में सक्षम लगते थे। जो प्रमुख बिंदु वह पहले नहीं समझ पाए थे उन्हें अब आसानी से समझ लिया गया था। जगह पर खड़े होकर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी सांस रोकी, अपनी आंखें बंद की और चुपचाप समझना शुरू कर दिया। उनके सिर के ऊपर हवा और बादल एकत्रित हो रहे थे। 100 मील के दायरे के भीतर सभी स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा को एक अदृश्य बल द्वारा खींचा जा रहा था, पागलपन से इस दिशा में एकत्रित हो रहा था। इस हिंसक विश्व ऊर्जा अभिव्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से ड्रैगन फीनिक्स महल के बुजुर्गों को चौंका दिया, जिससे उनमें से लगभग सभी अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और ड्रैगन घाटी के सामने एकत्रित हो गए, आगे घूर रहे थे। चेन झो और लिंग जियान, जो इस जगह की हर समय रक्षा कर रहे थे, मदद नहीं कर सके लेकिन आश्चर्य के साथ इस दृश्य को घूरे। बाद वाला तो उत्साह के आंसू भी रो रहा था। हालांकि उन्होंने इस जगह से सूर्ययू की आभा महसूस नहीं की, हर कोई जानता था कि ये दृश्य निश्चित रूप से उनसे संबंधित था। शायद वह ड्रैगन सम्राट की विरासत को विरासत में लेने में सफल रहे थे और अब अंतिम परीक्षण से गुजर रहे थे। ऐसे हिंसक ऊर्जा के उतार चढ़ाव, ये एक सफलता का संकेत है। ज़ियाओ लिंग ने खुद से बड़बड़ाया। यू टिंगी ने भी धीरे से सिर हिलाया। यह एक संघ क्षेत्र के मास्टर की सफलता से कम नहीं है। जब चेन जो ने कई सालों पहले संघ क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी तो एक विश्व ऊर्जा अभिव्यक्ति भी दिखाई दी थी, लेकिन इस दृश्य की तुलना में यह अभी भी कुछ हद तक कम थी। क्या ड्रैगन सम्राट की विरासत वास्तव में इतनी अद्भुत थी? जब सूर्ययू 2 साल पहले इस जगह में प्रवेश किए तो वह केवल जीवन शक्ति 7वें स्तर पर थे, तो उनका वर्तमान स्तर क्या था? उनके लिए केवल 2 सालों में संघ क्षेत्र तक पहुंचना असंभव था, ठीक है। क्या वह ऐसे हिंसक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते थे? हर कोई चिंता किए बिना नहीं रह सका। चेन झो ने अचानक चिल्लाया, मेरा आदेश पारित करो, मेरे महल के 30 किलोमीटर के दायरे को सीलबंद करो, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती अंदर आने की हिम्मत करता है, चाहे वे कोई भी हो, उन्हें बिना दया के मार डालो। कोर्ट, ऐसी बड़ी गड़बड़ी के कारण आसपास के मास्टर आकर्षित होना निश्चित था, और अगर यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो ड्रैगन सम्राट की विरासत पर लालच करते थे तो इससे कुछ अनावश्यक गड़बड़ी होने की संभावना थी।
विशेष रूप से पास के जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग 2 साल पहले से ही अशांत हो गया था और ड्रैगन घाटी में स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग कर रहा था। लेकिन चूंकि सूर्ययु का भाग्य पिछले 2 सालों से अज्ञात रहा था, उन्होंने बहुत अधिक लापरवाही से काम नहीं किया था। हालांकि आज इस विश्व ऊर्जा अभिव्यक्ति के दिखाई देने के साथ वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। चेन जोऊ के हत्यारे रूप को देखकर जियाओ लिंग को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से आदेश स्वीकार किया और व्यवस्था करना शुरू कर दिया। ड्रैगन सम्राट की शक्ति आखिरकार आज फिर से दिखाई दी है। ये पिछले 2 साल मैंने व्यर्थ इंतजार नहीं किया है। चेन जोऊ की आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि उनके कंधों से एक भारी बोझ उठ गया हो। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 835। ड्रैगन घाटी के तल पर त्रिपाठी जीवक्ति चुपचाप खड़े थे, जैसे कि वह विश्व ऊर्जा के एक सागर में डूबे हुए थे। ये भावना काफी सूक्ष्म थी और कुछ ऐसा था जो त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनके शरीर में ताकत बढ़ती रही और जल्द ही एक चरम स्तर पर पहुंच गए, लेकिन इसके रुकने का अभी भी कोई संकेत नहीं था। अपने मूल सीमा को तोड़कर पागलपन से चढ़ना जारी रखा। त्रिपाठी जीवक्ति स्पष्ट रूप से जानते थे कि वह सफलता प्राप्त करने के कगार पर थे। उनकी पिछली सफलता के बाद कई साल बीत चुके थे और सुनहरे ड्रैगन के उन्हें निगलने का इंतजार करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी खुद की खेती की उपेक्षा नहीं की थी और रसायन विज्ञान की प्रक्रिया के दौरान कई अंतर्दृष्टि और समझ हासिल की थी। ये कहा जा सकता है कि इस बार की सफलता पूरी तरह से स्वाभाविक थी, बिना किसी बाधा के। विश्व ऊर्जा की शक्ति त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर में डाल दी गई, इसे तपाया और उनकी जीवन शक्ति को शोधित किया। उनका मांस और खून ऐठा और बहा, उनके शरीर के हर हिस्से को अकल्पनीय शक्ति से भर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति उत्साहित थे। अपने मन और शरीर को पूरी तरह से खोलते हुए उन्होंने पूरी तरह से रिक्शाहीन तरीके से विश्व ऊर्जा के बपतिस्मा का स्वागत किया। जब अधिकांश खेती करने वाले सफलता प्राप्त कर रहे थे, तो वे सफलता के दौरान विश्व ऊर्जा द्वारा घायल होने से बचने के लिए खुद को बचाने के लिए अपनी वास्तविक शक्ति या कलाकृतियों का उपयोग करते थे। हालांकि यह दृष्टिकोण अत्यंत सुरक्षित था, इसके परिणामस्वरूप कम लाभ भी होगा। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति को ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। यह एक तानाशाही शरीर होने के लाभों में से एक था। जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा, एक सद्गुण चक्र बनाएगा। यही कारण था कि हर खेती करने वाले ने अपनी नींव पर इतना अधिक ध्यान दिया था। उनकी नींव जितनी अधिक ठोस होगी, उन्हें भविष्य में उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। त्रिपाठी जीवक्ति की नींव अभेद्य थी। सूर्ययु पर आकस्मिक नजर डालते हुए, जो महान स्वर्गीय ढाल और चांदी की पत्ती में लिपटे हुए थे, त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि वह प्रभावित नहीं होंगे, जिससे उन्हें आराम करने की अनुमति मिली। सनसनीखेज विश्व ऊर्जा की एक श्रृंखला आसमान से बिजली की एक बोल्ट की तरह उतरी, जिससे धरती कांप उठी और पहाड़ हिल गए, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो। घाटी के प्रवेश द्वार पर पहरेदारी कर रहे ड्रैगन फीनिक्स महल के लोग सभी पीले पड़ गए, उनकी पलकें झपक रही थी। ऐसी विनाशकारी शक्ति को देखकर कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि सूर्ययु सुरक्षित रूप से वापस आने में सक्षम होंगे। चेन जोऊ और लिंगजियान दोनों गर्म कड़ाही पर चींटियों की तरह चिंतित थे। वे घाटी के तल पर जाकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा था, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर वे जल्दबाजी में वहां गए तो वे सूर्ययु को परेशान करेंगे। यह इसी समय था कि जियाओ लिंग, जो तैनाती की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकले थे, एक रिपोर्ट के साथ वापस आए कि पास के जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग को वास्तव में सतर्क कर दिया गया था और वहां के सभी मास्टर को भेज दिया गया था। 2 प्रथम स्तर के संतों के नेतृत्व में वे ड्रैगन घाटी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। चेन जोऊ का चेहरा ठंडा पड़ गया और उनकी आंखों की गहराइयों में एक तेज ठंडी रोशनी चमकी। ये एक ब्लेड के किनारे की तरह ठंडा था। ड्रैगन फीनिक्स महल के पतन के बाद से ये जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग अस्तित्व में आया था। आमतौर पर दोनों शक्तियों में टकराव की कमी नहीं होती थी, लेकिन चूंकि प्रत्येक पक्ष में एक सन क्षेत्र का मास्टर अध्यक्षता कर रहा था, हमेशा मामूली विवाद होते थे, लेकिन कभी भी कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई थी। हर कोई जानता था कि एक बार जब एक बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो जाती थी, तो कोई भी लाभ उठाने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स महल में केवल एक सन क्षेत्र का मास्टर चेन जोऊ था। अगर वे वास्तव में लड़े तो जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग बहुत अधिक नुकसान उठाने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इस बार वे पूरी ताकत से आए थे और चेन जोऊ अच्छी तरह से जानते थे कि वे क्यों आए थे। बुजुर्ग लिंग, मैं ये जगह आप पर छोड़ता हूँ। अगर सूर्ययु सुरक्षित रूप से वापस आ सकते हैं, उन्हें ड्रैगन फीनिक्स महल से दूर ले जाओ और उन्हें बताओ कि मेरे महल का पुनरुद्धार उन पर निर्भर करता है। महल मास्टर लिंग जियान का रंग बदल गया, हल्का सा समझते हुए कि चेन जोऊ क्या करना चाहते थे। जियाओ लिंग, टिंगी, दुश्मन से मिलने के लिए मेरे साथ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि उनके पास मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल पर आक्रमण करने की किस तरह की क्षमता है। चेन जोऊ चिल्लाए, उनकी आकृति दूर उड़ते हुए चमकी। जियाओ लिंग और यू टिंगी ने भी जल्दी से पीछा किया। घाटी के मुंह पर केवल लिंग जियान बचे थे। घाटी की तल की ओर घूरते हुए लिंग जियान एक गर्म कड़ाही पर एक चींटी की तरह चिंतित हो गए, अपना पैर थपथपाते हुए और बड़बड़ाते हुए, बदबूदार बच्चा, तुम अभी भी बाहर नहीं आए हो। तुम इस बूढ़े मास्टर को चिंतित कर रहे हो। घाटी की गहराइयों से विश्व ऊर्जा की एक बौछार उतरी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे बिल्कुल भी मना नहीं किया और बस अपने चेहरे पर उत्साह के एक भाव के साथ यह सब स्वीकार कर लिया।
ये स्थिति लगभग 1 घंटे तक चली। इससे पहले कि ड्रैगन घाटी के आसपास एकत्रित हुई विश्व ऊर्जा धीरे धीरे पतली हो गई और भयानक विश्व ऊर्जा जो इसे ढक रही थी धीरे धीरे डिसिपेट हो गई। विश्व ऊर्जा की एक अदृश्य लहर त्रिपाठी जीवप्ती पर केंद्रित जल्दी से सभी दिशाओं में फैल गई। इस पल त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर हल्का महसूस हुआ और उनकी त्वचा और शरीर के हर इंच से अतुलनीय आराम की एक भावना फैल गई। धीरे से अपनी मुट्ठी भींचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत बढ़ गई। अपनी दैवीय चेतना को फैलाते हुए वह पहले से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचने में सक्षम थे, जिससे उन्हें अधिक सूक्ष्मता से देखने की अनुमति मिली। तीसरे स्तर के उत्कृष्ट क्षेत्र। वह संत क्षेत्र से केवल एक छोटा क्षेत्र दूर थे, कुछ दर्जन किलोमीटर दूर। कुछ लोग लड़ रहे थे और यह मौत की लड़ाई थी। शक्तिशाली संत क्षेत्र आभा की बौछारें प्रसारित हो रही थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा भौहें चढ़ाए, सोचते हुए कि क्या हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर नीचा किया और खुद की जांच की। सुनहरा ड्रैगन टैटू जो उनकी पीठ पर होना चाहिए था, इस पल में अपना खुद का जीवन लगता था। लगातार त्रिपाठी जीवप्ती की त्वचा पर उनकी पीठ से उनकी छाती तक घूम रहा था, जिससे उन्हें एक अत्यंत अजीब दिखावट मिल रही थी। इस पल में इस सुनहरे ड्रैगन टैटू में भी अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा थी, एक शक्ति जो त्रिपाठी जीवप्ती भी कुछ हद तक भयभीत महसूस करते थे। ये सुनहरा ड्रैगन टैटू अंतहीन वैभव और एक अद्वितीय आभा से भरा हुआ था। राक्षसी शक्ति। राक्षस जाति के इतने सारे मास्टर्स के संपर्क में आने और यहाँ तक कि एक राक्षस जाति के महान वरिष्ठ के साथ बात करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से इस राक्षसी शक्ति से बहुत परिचित थे। इस पल में इस सुनहरे ड्रैगन टैटू के भीतर समाहित ऊर्जा स्पष्ट रूप से राक्षसी शक्ति थी। समझ की एक चमक के साथ त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत सब कुछ समझ गए। यहाँ विरासत असली ड्रैगन सम्राट विरासत थी। उन्होंने और सुयान ने स्वर्ग की गुफा विरासत में जो प्राप्त किया था वह एक प्राइम से ज्यादा कुछ नहीं था। केवल यहाँ आकर छिपे हुए रहस्यों को प्राप्त करने से ही वे वास्तव में ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स सम्राट नहीं बन सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि उन्होंने ये सब क्यों समझा, लेकिन यह असली ड्रैगन सम्राट विरासत प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए। इसकी लंबे समय तक जांच करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अत्यंत संतुष्ट थे। गूढ़ काली पुस्तक अंतरिक्ष से कपड़ों का एक सेट निकालकर और उन्हें पहनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने सूर्ययु के चारों ओर की सुरक्षा ढाल जारी की। महान स्वर्गीय ढाल टूट गई और चांदी की पत्ती जैसी कलाकृति को भी त्रिपाठी जीवप्ती ने वापस ले लिया। सूर्ययु अभी भी सदमे की स्थिति में लगते थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मुझे बचाने के लिए वरिष्ठ बहुत धन्यवाद। वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें अभी सुरक्षित नहीं किया होता तो वह बहुत पहले ही मर चुके होते। ऐसी भयानक शक्ति का सामना करते हुए भले ही उन्होंने कुछ दर्जन और साल खेती की होती, वह जरूरी नहीं था कि विरोध करने में सक्षम होंगे। एक मामूली मामला। त्रिपाठी जीवप्ती हल्का सा मुस्कुराए, घाटी के प्रवेश द्वार की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, ऐसा लगता है कि वहां एक प्रथम स्तर का उत्कृष्ट खेती करने वाला आपका इंतजार कर रहा है। प्रथम स्तर का उत्कृष्ट। सूर्ययु हैरान थे लेकिन तुरंत उत्साहित हो गए। वह मास्टर होने चाहिए। धिक्कार है, हम इतने दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। मास्टर चिंतित होंगे। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि हम यहाँ कितने समय से हैं? लगभग 2 साल, त्रिपाठी जीवप्ती ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया। इतना लंबा समय? सूर्ययु गुप्त रूप से दंग थे। 2 साल पलक झपकते ही बीत गए थे। उन्होंने समय के बीतने पर ध्यान भी नहीं दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा करने से उन्हें भारी लाभ मिला था। सुखद आश्चर्य और उत्साह ने समय की उनकी अवधारणा को कम कर दिया था। जाने की इतनी जल्दी न करो। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, उनकी ओर देखते हुए और कहा, क्या तुम्हें हमारे बीच समझौता याद है? सूर्ययु ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे याद है, वरिष्ठ ने मेरे साथ एक सम्मानित मास्टर की तरह व्यवहार किया है। मैं आपके अस्तित्व को प्रकट नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन अगर महल मास्टर और मास्टर ड्रैगन सम्राट की विरासत के बारे में पूछते हैं तो मुझे कैसे जवाब देना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती भौहें चढ़ाए, यह महसूस करते हुए कि कोई अच्छा बहाना नहीं था। हालांकि उन्होंने इस समय सूर्ययु की खेती कर रहे थे, जिससे उनकी योग्यता में धरती को हिला देने वाले बदलाव आए और समय दिया गया। सूर्ययु निश्चित रूप से महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। ये ड्रैगन सम्राट की विरासत नकली नहीं हो सकती थी। सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, चलो अभी उस बारे में बात नहीं करते हैं। आपके ड्रैगन फीनिक्स महल के मास्टर किसी के साथ एक भयंकर लड़ाई में लगते हैं और नुकसान में लगते हैं। एक भयंकर लड़ाई में सूर्ययु भौहें चढ़ाए, अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए लेकिन कुछ भी महसूस करने में अक्षम थे। सूर्ययु की खेती पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह कुछ दर्जन किलोमीटर दूर हो रहा कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन एक पल के चिंतन के बाद उन्होंने महसूस किया, ये जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से होना चाहिए। धिक्कार है, उन हरामखोरों के समूह ने यहाँ हलचल को देखा होगा और मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल पर आक्रमण करने का फैसला किया होगा। क्या आपकी दोनों शक्तियों के बीच किसी तरह की दुश्मनी है? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। सूर्ययु ने सिर हिलाया, ये बस वे परेशानी की तलाश में है। वे बर्फ विशेषता, गुप्त कला और मार्शल कौशल में विशेषज्ञ हैं, लेकिन मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल के पास कुछ ऐसा है जो वे लालच करते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती भौहें चढ़ाए, अचानक प्रमुख बिंदु के बारे में सोचते हुए। फीनिक्स घोंसले की विरासत।
हाँ, सूर्ययू ने सिर हिलाया। अब जब ड्रैगन सम्राट की विरासत दिखाई दी है तो ड्रैगन सम्राट को निश्चित रूप से फीनिक्स घोंसले की विरासत को विरासत में लेने के लिए एक ऐसी महिला खोजने की आवश्यकता होगी जिसकी वह प्रशंसा करते हैं। वह जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग का लक्ष्य है। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो वे हमारे ड्रैगन फीनिक्स महल पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती सार्थक रूप से हंसे। वरिष्ठ, आप किस बात पर हंस रहे हैं? सूर्ययू हैरान थे। तुम बड़ी मुसीबत में हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुशी जताई। सूर्ययू ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि उनकी अभिव्यक्ति कड़वी हो गई, क्योंकि वह अचानक समझ गए। ड्रैगन फीनिक्स महल में हर कोई सोचता था कि उन्होंने बाधा खोला है और ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त की है, इसलिए भले ही यह खबर कसकर सीलबंद थी, ये जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग की सूचना से बचने में सक्षम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, इस बार जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग का लक्ष्य सूर्ययू से कम नहीं था। वे उन्हें पकड़ना चाहते थे और उन्हें फीनिक्स सम्राटनी के उत्तराधिकारी के रूप में जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से एक महिला चुनने के लिए मजबूर करना चाहते थे और उन्हें फीनिक्स घोंसले की विरासत प्राप्त करने की अनुमति देना चाहते थे। वरिष्ठ, सूर्ययू का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें बचाने में सक्षम होंगे। चिंता न करो, चूंकि यह कुछ ऐसा है जो मैंने किया था, मैं इससे निपटने में आपकी मदद करूंगा। मैं इस अवसर का उपयोग आपके ड्रैगन फीनिक्स महल को पुष्टि करने के लिए भी करूंगा कि आपने ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त की है। सूर्ययू अत्यंत खुश थे। वरिष्ठ, बहुत धन्यवाद। यह ठीक है। त्रिपाठी जीवप्ती हल्का सा मुस्कुराए। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान न हो। बहादुर बनो। जी हाँ। त्रिपाठी जीवप्ती का वादा मिलने के बाद सूर्ययू अत्यंत उत्साहित थे और जल्दी से घाटी के प्रवेश द्वार की ओर चले गए। ऐसा लगता है कि उनकी राय में ये वरिष्ठ त्रिपाठी आसानी से जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग को खदेड़ने में सक्षम होंगे। सूर्ययू के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी नजर लड़ाई की दिशा की ओर घुमाई। उनके चेहरे पर एक नाखुश अभिव्यक्ति भर गई। फीनिक्स घोंसले की विरासत सुयान से संबंधित थी, लेकिन जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग ने वास्तव में उस पर अपनी नजर डाली थी। ये परेशानी पैदा करने से अलग नहीं था। अगर यह कारण नहीं होता तो त्रिपाठी जीवप्ती अन्य महान शक्तियों के विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स महल का उनसे किसी तरह का संबंध था, इसलिए इस बार उन्होंने मुफ्त में मदद करने और ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त करने के एहसान को वापस करने का फैसला किया था। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 836। लिंगजियान ड्रैगन घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन सूर्ययू को ड्रैगन घाटी से बाहर निकलते हुए कभी नहीं देखा। धीरे धीरे लिंगजियान को यह भी विश्वास होने लगा कि उनका शिष्य उस भयानक स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा में नष्ट हो गया था। जैसे ही वह क्या करें, इस नुकसान में थे, एक लंबी और पतली आकृति ड्रैगन घाटी की दिशा से दौड़कर आई। लिंगजियान का शरीर कांप उठा क्योंकि उन्होंने चौड़ी आंखों से उस दिशा की ओर देखा। यह आकृति सूर्ययू के समान थी, लेकिन यह उनकी याद से अधिक लंबी और मजबूत थी। लिंगजियान की दृष्टि उनके बुढ़ापे के कारण धुंधली थी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए यह निर्धारित नहीं कर सके कि यह आकृति क्या थी और करीबी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक पल बाद इस आकृति की दिखावट आखिरकार लिंगजियान की आंखों में आ गई। ये पुष्टि करने के बाद कि यह व्यक्ति सूर्ययू थे, लिंगजियान फूट फूट कर रो पड़े, हंसते और रोते हुए शाप दिया, बदबूदार बच्चा, तुम आखिरकार बाहर आ गए। तुमने मुझे बीमार कर दिया था। मास्टर, सूर्ययू ने एक अत्यंत उत्साहित अभिव्यक्ति पहनी थी क्योंकि वह लिंगजियान की ओर दौड़कर आए और गहराई से झुके, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, लिंगजियान ने उनकी बांह पकड़ ली और जल्दी से कहा, मेरे साथ आओ। उन्हें इस तरह देखकर सूर्ययू ने जिज्ञासा से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जब जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग ने आक्रमण किया तो महल मास्टर और अन्य रक्षा करने में व्यस्त थे, लेकिन दूसरी तरफ दो संत क्षेत्र के मास्टर थे, हम उन्हें रोकने में अक्षम थे। महल मास्टर के जाने से पहले उन्होंने मुझे तुम्हारे बाहर आने के बाद तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का आदेश दिया था। पंथ का भविष्य पुनरुद्धार तुम पर निर्भर करेगा। सुरक्षित जगह कहाँ है? सूर्ययू भौहें चढ़ाए। ट्विन स्पिरिट मंडप। मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल का हमेशा ट्विन स्पिरिट मंडप के साथ एक अच्छा संबंध रहा है। हम उनकी जगह पर जाएंगे और थोड़ी देर के लिए छिपेंगे। लिंगजियान ने पहले ही सोच लिया था कि कहाँ जाना है। उनके शिष्य सूर्ययू को अब ड्रैगन सम्राट की विरासत में मिली थी और भविष्य में एक अधिपति में बढ़ने के लिए निश्चित थे। इसके शीर्ष पर उन्हें तत्काल फीनिक्स घोंसले की विरासत में लेने के लिए एक उपयुक्त महिला खोजने की आवश्यकता थी। संभवतः ट्विन स्पिरिट मंडप, जो इस सब के बारे में जानते थे, उनकी ठीक से रक्षा करेंगे। जब तक वह इस दयालुता को स्वीकार करते हैं, सूर्ययू के लिए ट्विन स्पिरिट मंडप से एक फीनिक्स सम्राटनी खोजना अतार्किक नहीं होगा। किसी भी मामले में फीनिक्स सम्राटनी की विरासत जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग जैसे दुश्मन के हाथों में नहीं जा सकती थी। मैं नहीं जा रहा हूँ। सूर्ययू अचानक लिंगजियान की पकड़ से मुक्त हो गए और जगह पर खड़े हो गए। लिंगजियान स्तब्ध थे। त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़कर देखा, बेचैनी से अपने पैर थपथपाते हुए, तुम बदबूदार बच्चा, इस समय भी तुम मास्टर के शब्दों को नहीं सुनोगे। क्या तुम इस बूढ़े मास्टर को मौत के लिए गुस्सा दिलाना चाहते हो? सूर्ययू ने ठंडा कराह किया और कहा, पंथ खतरे में है, मैं बस कैसे दूर जा सकता हूँ?
चून की जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग ने आक्रमण करने की हिम्मत की, मैं उन्हें कीमत चुकाऊंगा। लिंग जियान मदहोश महसूस करने में मदद नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य को एकटक देखा। एक पल के लिए वह स्थिति को समझ नहीं पाए। हालांकि उनके शिष्य ने ड्रैगन सम्राट की विरासत में ली थी, उन्हें ये कहने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला कि जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग कीमत चुकाएगा? क्या उनके पास ऐसा करने की क्षमता थी? अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए लिंग जियान ने सूर्ययू के शरीर को स्कैन किया और उनके वर्तमान क्षेत्र की खोज करने के बाद उनकी आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं क्योंकि वह अनजाने में चिल्लाए, तुम चाहते हो कि हम कीमत चुकाएं? हा, बच्चा, तुम बहुत अहंकारी हो। बगल से अचानक एक जोरदार हंसी आई। इस व्यंग्यात्मक आवाज के साथ सभी दिशाओं से कई आकृतियां जल्दी से दिखाई दी। उनमें से प्रत्येक सफेद पोशाक पहने हुए थी जो उनकी दिखावट के विपरीत थी। सूर्ययू का रंग बदल गया और वह लिंग जियान के पीछे छिपने में मदद नहीं कर सके। लिंग जियान की अभिव्यक्ति भी गरिमापूर्ण हो गई, अपने शिष्य की रक्षा करते हुए ठंडक से चारों ओर देखते हुए और चिल्लाते हुए, जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के लोग। नए आगंतुक जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से थे, कुल 5। वे सभी उत्कृष्ट क्षेत्र की खेती करने वाले थे। लिंग जियान, जो केवल एक प्रथम स्तर के उत्कृष्ट थे, के सामने इतनी बड़ी संख्या और स्तर की खेती करने वालों में कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार वे बिना किसी डर के दिखाई दिए थे और अपने चेहरे पर शरारती भावों के साथ इस मास्टर और शिष्य की जोड़ी की ओर घूर रहे थे। इस समूह का नेतृत्व कर रहे मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने सूर्ययू की ओर एक मुस्कान के साथ देखा और चिल्लाया, छोटे बच्चे, क्या तुम ही हो जिसने अभी कहा था कि तुम मेरे जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग को कीमत चुकाना चाहते हो? सूर्ययू का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनकी योग्यता में त्रिपाठी जीवोक्ति की खेती के तहत बहुत सुधार हुआ था और उनकी खेती बड़ी थी, अंत में वह अभी भी सिर्फ एक 16 या 17 साल का लड़का था जिसने कभी भी कोई महान तूफान अनुभव नहीं किया था। अब जब वह एक साथ 5 उत्कृष्ट व्यक्तियों का सामना कर रहे थे तो उनका साहस पूरी तरह से गायब हो गया था। अगर यह उनके मास्टर के सामने खड़े होकर उनकी रक्षा नहीं कर रहे होते तो वह शायद पहले ही लड़ने की सभी इच्छा खो चुके होते। लिंग जियान के पीछे छिपकर वह चारों ओर देख रहे थे जैसे कि वह कुछ खोज रहे हों। एक पल बाद उनका चेहरा चमक उठा और उनकी घबराई हुई अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति के ये कहने के बाद उन्होंने लिंग जियान और उनके शिष्य पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय अपनी आंखें ड्रैगन घाटी की तल की ओर घुमाए और अन्य चारों के साथ अपनी थोड़ी सहलाते हुए पूछा, अभी हुई स्वर्गीय अभिव्यक्ति यहाँ कुछ होने के कारण होनी चाहिए, है ना? हाँ, इस जगह को ड्रैगन फीनिक्स महल की ड्रैगन घाटी कहा जाता है और इसमें ड्रैगन सम्राट की विरासत है। हमने कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच हो सकता है। पिछले 2 सालों से चेन झो इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ड्रैगन फीनिक्स महल के शिष्यों में से एक ने ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त की होगी, है ना? हाँ, हमने पहले ही इसके बारे में पूछताछ की है। जो अंदर गया था उसे सूर्ययू कहा जाता है और उसकी खेती केवल जीवन शक्ति क्षेत्र का 7वां स्तर है। वह छोटा बच्चा निश्चित रूप से भाग्यशाली है। चलो अंदर जाकर देखते हैं और फिर उसे पकड़ते हैं। ये 5 उत्कृष्ट क्षेत्र के खेती करने वालों ने लिंग जियान और उनके शिष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक दूसरे के बीच बात करना शुरू कर दिया। लिंग जियान अभी भी किनारे पर थे, लेकिन उनकी बातचीत सुनने के बाद उन्होंने अचानक महसूस किया कि यह एक अवसर था। इन 5 को नहीं लगता था कि उनके सामने वाला युवक वह सूर्ययू था जिसे वे खोज रहे थे। आखिरकार उन्होंने पहले कभी सूर्ययू को नहीं देखा था और सूर्ययू की खेती में परिवर्तन बहुत अधिक था, जिससे ये लोग कुछ गलत निष्कर्ष निकालने और यह विश्वास करने के लिए अगुवाई कर रहे थे कि सूर्ययू अभी भी अंदर थे। मित्रों, लिंग जियान ने सतर्कता से कहा, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो ये बूढ़ा मास्टर आपको नहीं रोकेगा, लेकिन क्या आप हमें पहले जाने दे सकते हैं? तुम जाना चाहते हो? नेतृत्व कर रहे मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने उनकी ओर देखा और हंसते हुए, सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, इस छोटे बच्चे को पहले अपनी जीभ काटने दो। ये कहने की हिम्मत करना कि वह हमारे जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग को कीमत चुकाना चाहता है, ऐसी जीभ केवल परेशानी को आकर्षित करेगी। इसे रखना बेकार है, जल्दी या बाद में ही केवल उसे एक घातक आपदा लाएगा। लिंग जियान का रंग बदल गया क्योंकि उन्होंने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया, मेरा युवा शिष्य युवा और अज्ञानी है, ये बूढ़ा मास्टर उसकी ओर से आपसे माफी मांगेगा। मुझे उम्मीद है कि मास्टर उदार हो सकते हैं और उसे इस बार जाने दे सकते हैं। हा, जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के 5 लोग हंसी में फूट पड़े, काफी मनोरंजन महसूस करते हुए। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने कटाक्ष किया और कहा, हम उसे जाने दे सकते हैं, युवा लोग अनिवार्य रूप से गलतियां करेंगे, हम कमजोरों को धमकाना नहीं चाहते। ठीक है, चूंकि वह आपका शिष्य है, आप उसकी जगह ले सकते हैं और उसकी सजा स्वीकार कर सकते हैं। घुटने टेक कर कुछ बार दंडवत करो और फिर जोर से कहो कि आपका ड्रैगन फीनिक्स महल कुत्तों और सुअरों से भी बदतर है, मैं उसे जाने देने पर विचार करूंगा, कैसा रहेगा? ऐसा कहते हुए उन्होंने लिंग जियान की ओर मुड़कर उन पर घूर किया। लिंग जियान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। हालांकि वह अत्यंत बूढ़े थे, अंत में वह अभी भी एक खेती करने वाले थे जो उत्कृष्ट क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, इसलिए उनके पास अभी भी उनका खून और रीढ़ की हड्डी थी। यह मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति इतनी घमंड से अभिनय कर रहा था, लिंग जियान कैसे परेशान नहीं हो सकते थे?
लेकिन जब उन्हें महल मास्टर चेन जो के पिछले निर्देशों को याद आया, लिंग जियान ने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर एक अपमानजनक नजर डाली। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी क्योंकि वह धीरे धीरे घुटने टेक रहे थे। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में एक मजाकिया रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने कटाक्ष किया। मास्टर सूर्ययु ने अचानक पहुंचकर लिंग जियान का समर्थन किया। उनका युवा चेहरा एक तूफान से पहले की शांति की तरह एक अंधेरे रोशनी से भरा हुआ था। उनकी सभी पिछली डरपोक और घबराहट को फेंक दिया गया था। उनकी जगह नफरत और हत्यारे इरादे से भरी स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी ने ले ली थी। बदबूदार बच्चा, लिंग जियान ने उन पर घूर किया। सूर्ययु ने धीरे धीरे सिर हिलाया, इससे पहले कि एक कदम आगे बढ़ाए और लिंग जियान की ओर चले गए। सामने वाले 5 लोगों की ओर मुड़कर पूछा, आप इस बार सूर्ययु को खोजने आए हैं, है ना? छोटे बच्चे, तुम बहुत बकवास करते हो, मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने असंतोष के साथ कहा। मैं सूर्ययु हूँ, आपको मुझे अंदर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति चौंक गया क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से सूर्ययु की ओर घूर किया, थोड़ी देर के लिए प्रतिक्रिया करने में अक्षम लगते हुए। अन्य चारों ने भी समान अभिव्यक्ति पहनी थी। मुझ पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सूर्ययु ने कटाक्ष किया। जब मैं अंदर गया तो मैं वास्तव में केवल जीवन शक्ति क्षेत्र का 7वां स्तर था, लेकिन वह 2 साल पहले था। 2 सालों में एक महान क्षेत्र को पार करना, मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। सूर्ययु अब अमरता आरोहण क्षेत्र का 7वां स्तर खेती करने वाले थे, इसलिए जीवन शक्ति क्षेत्र के 7वें स्तर की तुलना में उन्होंने वास्तव में एक महान क्षेत्र को पार कर लिया था। चून की ताकत में अंतर इतना बड़ा था, जब वे यहाँ पहुंचे उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक सूर्ययु होगा। एक और व्यक्ति की आंखें चमक उठी, क्या ये तथाकथित ड्रैगन सम्राट की विरासत की शक्ति हो सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये संभव है। सूर्ययु ने हल्का सा कराह किया, उनके चेहरे पर एक आरामदायक भाव था। 5 उत्कृष्ट क्षेत्र के मास्टर्स का सामना करते हुए उन्होंने डर का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिखाया, जो पहले से पूरी तरह से अलग था। जब जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के 5 लोगों ने उन्हें ये कहते हुए सुना तो उनकी अभिव्यक्ति अचानक उत्साहित हो गई। केवल 2 सालों में एक खेती करने वाले ने जीवन शक्ति क्षेत्र के 7वें स्तर से अमरता आरोहण क्षेत्र के 7वें स्तर तक बढ़ गया था, यह एक चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि ड्रैगन सम्राट की विरासत कितनी शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि सूर्ययु की ओर उनकी निगाहें भी जलती हुई गर्म हो गई। तुम बदबूदार बच्चा, लिंग जियान गुस्से में खून खुलने लगे। इन 5 लोगों की आंखें थीं लेकिन उनकी पहचान को पहचानने में विफल रहे। मूल रूप से जब तक उन्हें कुछ अन्याय हुआ उन्हें इस जगह से निकलने का एक मौका मिलेगा। जब तक वह सूर्ययु की रक्षा कर सकते थे, लिंग जियान ने इसकी परवाह नहीं की कि उन्हें कितना अपमानित किया गया था, लेकिन अब इस मूर्ख ने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया था। क्या ये सिर्फ परेशानी के लिए पूछना नहीं था? लिंग जियान वास्तव में नहीं जानते थे कि इस बच्चे के सिर में एक छेद था या नहीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह पहले इतना बेवकूफ होगा। हालांकि उनकी योग्यता बहुत अच्छी नहीं थी, उनका स्वभाव पर्याप्त चिकना नहीं था और वह बहुत चालाक नहीं थे। कम से कम उन्हें इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए था, है ना? ड्रैगन घाटी जाने के बाद उनका स्वभाव अचानक क्यों बदल गया? लिंग जियान अपने शिष्य को बेहोश थप्पड़ मारने का इंतजार नहीं कर सके, कहीं ऐसा न हो कि वह बातें करना जारी रखे। मास्टर, ये ठीक है, सूर्ययु ने हल्का सा मुस्कुराया, अपने मास्टर को धीरे से सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वासी थी। अपने बेटे की मुस्कान को देखते हुए लिंग जियान नहीं जानते थे क्यों, लेकिन वह इससे प्रभावित होते दिखाई दिए और उनका मनोदशा अकारण शांत हो गया। 5 उत्कृष्ट व्यक्तियों से जो दबाव उन्हें महसूस हुआ वह भी बहुत हल्का हो गया। हंसते हुए लिंग जियान ने सिर हिलाया, अच्छा, चूंकि यह इस तरह है, मास्टर आपका साथ देंगे। हम जीते हैं या मरते हैं, यह इस मास्टर और शिष्य के अच्छे भाग्य पर निर्भर करेगा। हम नहीं मरेंगे, अगर कोई मरता है तो वे होंगे। सूर्ययु का स्वर अचानक ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने 5 लोगों की ओर घूर किया। एक तेज चाकू की तरह सीधे उनकी आंखों में घुस गया, जो अपने साथ एक आक्रामक आभा लाया। 5 उत्कृष्ट व्यक्तियों ने एक कदम पीछे हटने में मदद नहीं की। उनके चेहरे गंभीर थे क्योंकि उन्होंने भौहें चढ़ाई। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 837। सूर्ययु की आत्मविश्वासी अभिव्यक्ति ने जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के 5 उत्कृष्ट व्यक्तियों को कुछ हद तक भ्रमित कर दिया। हालांकि इस छोटे बच्चे ने केवल 2 सालों में पूरे एक महान क्षेत्र को पार कर लिया था, अंत में वह केवल अमरता आरोहण क्षेत्र का 7वां स्तर खेती करने वाले थे। उनमें से 5 के खिलाफ वह कैसे विरोध कर सकते थे? तो ये छोटा बच्चा क्यों नहीं डर रहा था? इसके बजाय वह उन्हें एक बिल्ली की तरह देख रहा था जो एक माउस के साथ खेल रही थी। एक पल के लिए संकोच करने के बाद मध्य आयु वर्ग के नेता ने चिल्लाया, बदबूदार बच्चा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम हमें कैसे मारोगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, इस छोटे बच्चे को पकड़ो और इस बूढ़े कुत्ते को मार डालो। उनके पीछे के 4 लोग तुरंत आगे बढ़े। वे सभी बिजली के बोल्ट की तरह चल रहे थे, तुरंत लिंग जियान और उनके शिष्य के सामने पहुंच गए। उनमें से एक ने सूर्ययु को पकड़ लिया, उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, जबकि अन्य 3 ने लिंग जियान पर निर्दयता से हमला किया, उनकी जान लेने के इरादे से। लिंग जियान के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था इससे पहले कि तीनों के हमले आए, जिससे वह ठंडे पसीने में फूट पड़े, चुपचाप अपने भाग्य को शाप देते हुए। लेकिन अगले ही पल एक अजीब दृश्य हुआ।
चार लोग जो दौड़कर आए थे, चाहे वो उत्कृष्ट व्यक्ति हो जिसने सूर्य यू को पकड़ा था या तीनों जिन्होंने लिंग जियान पर हमला किया था, वे सभी किसी तरह के जादू के तहत लगते थे। उनकी गतिविधि अचानक सुस्त हो गई क्योंकि उनके चेहरे दर्द से भर गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों से अपने सिर को ढक लिया और जमीन पर लुढ़क गए, बुरी तरह से चिल्लाते हुए। उनके ज्ञान सागरों में आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक एक अराजक तरीके से फूट पड़ी, जैसे कि किसी तरह का हमला उनकी आत्माओं को नष्ट कर रहा था। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 5 सांसों के समय के बाद चारों लोगों ने चलना बंद कर दिया। वे सभी सख्ती से जमीन पर लेटे हुए थे। उनकी जीवन शक्ति निकल गई थी, उनकी आंखें चौड़ी खुली थी। लिंग जियान ने आश्चर्य से इस सब की ओर घूर किया। उनकी आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं। सूर्य यू भी सांस ले रहे थे, एक पल के लिए अपने मन को शांत करने में अक्षम थे। अभी अभी जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के खेती करने वाले ने उनकी बांह पकड़ ली थी, लेकिन अब ऐसा अचानक बदलाव हुआ था। खुशी से चारों ओर देखते हुए सूर्य यू जानते थे कि ये सब वरिष्ठ त्रिपाठी के हस्तक्षेप के कारण होना चाहिए। एक शक्तिशाली मास्टर के योग्य 4 उत्कृष्ट व्यक्ति जिन्होंने इस मास्टर और शिष्य को शक्तिहीन कर दिया था, वास्तव में इतने स्पष्ट रूप से मर गए थे, और मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर देखने से ये स्पष्ट था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं देखा था। सूर्य यू का दिल शांत हो गया क्योंकि उन्होंने एक मुस्कान के साथ मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर घूर किया। उनकी निगाह को देखकर मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने पीछे हटने में मदद नहीं की। उनकी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक दौड़ गई। छोटे बच्चे, क्या तुमने ये किया है? मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, एक मरते हुए आदमी का सामना करते हुए मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? सूर्य यू ने शांति से मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति भयभीत था और एक अजीब रोना छोड़ दिया। खुद को बचाने के लिए अपनी खुद की कलाकृति को बुलाया क्योंकि वह भाग गए। वह नहीं जानता था कि उसने क्या किया था, लेकिन उनके पंथ के पंथ मास्टर ने किया था। वह और शिष्य, सूर्य यू और शिष्य, अगर वह रहे तो वह अगला होगा। क्या ड्रैगन सम्राट की विरासत इतनी अजीब और अप्रत्याशित थी? किसी भी मामले में त्रिपाठी जीवक्ति को इस खबर की सूचना 2 संघ क्षेत्र के वरिष्ठों को देनी होगी ताकि वे सतर्क रहें। मरो! सूर्य यू चिल्लाए। जैसे ही उनकी आवाज बजी, मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति, जो पहले ही कुछ दर्जन मीटर भाग चुका था, अचानक चीख उठा और अपने 4 साथियों की तरह अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर गिर गया। खुद को स्थिर करने के बाद उनकी आत्मा अंडरवर्ल्ड में वापस आ गई। उनकी आंखें धुंधली हो गई। इस तरह मरने वाले 5 उत्कृष्ट व्यक्तियों ने सूर्य यू के चेहरे को उत्साह से भर दिया। लगातार चारों ओर देखते हुए एक प्रशंसा किए जाने की इच्छा की अभिव्यक्ति थी। अच्छा काम, अभिनय जारी रखो। अपने मन में वरिष्ठ त्रिपाठी की आवाज सुनकर सूर्य यू अचानक ऊर्जा से भर गए, यह महसूस करते हुए कि उनका पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ था, ये चाहते हुए कि वह अभी जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के पंथ तक उड़ सके और एक नरसंहार शुरू कर सके। बदबूदार बच्चा! लिंग जियान के होंठ कांप उठे। उनका चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने हकलाया, तुमने 5 उत्कृष्ट व्यक्तियों को मार डाला। अभी भी लिंग जियान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहे थे। उनके सामने सब कुछ बहुत अवास्तविक और हास्यास्पद था। उन्हें अभी भी याद था कि 2 साल पहले उनका यह शिष्य उसी स्तर के एक खेती करने वाले को भी हराने में सक्षम नहीं था। 2 साल बाद उनका यह शिष्य वास्तव में 5 शक्तिशाली दुश्मनों को हरा चुका था जिनकी तुलना वह भी नहीं कर सकते थे। लिंग जियान मदद नहीं कर सके लेकिन महसूस किया कि वह किसी तरह के सपने में थे। नहीं मास्टर, ये सब ड्रैगन सम्राट की विरासत के कारण है। सूर्य यू अपने मास्टर को धोखा देने में सक्षम नहीं थे और समझदारी से जवाब दिया। लिंग जियान एक पल के लिए स्तब्ध थे, इससे पहले कि बुरी तरह से रोए। आकाश की आंखें हैं, आकाश की आंखें हैं। मास्टर, हम ट्विन स्पिरिट मंडप नहीं जाएंगे। मैं महल मास्टर को खोजना चाहता हूँ और पंथ को इस संकट को हल करने में मदद करना चाहता हूँ। तो यह इस तरह है। सूर्य यू के अजीब तरीकों को देखकर लिंग जियान पहले की तरह इतने आग्रही नहीं थे। केवल कुछ हद तक चिंतित होकर कहा, वहाँ 2 संघ क्षेत्र के मास्टर हैं, हालांकि महल मास्टर उनमें से एक को संभाल सकते हैं। तुम चिंता न करें मास्टर, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सूर्य यू की अभिव्यक्ति दृढ़ थी, जानबूझकर या अनजाने में चारों ओर देखते हुए। हालांकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं देखा, वह जानते थे कि वरिष्ठ त्रिपाठी ठीक उनके बगल में छिपे हुए थे। सूर्य यू अनाचार थे। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं महल मास्टर को समझाऊंगा। जब पंथ खतरे में हो तो पंथ के शिष्यों के रूप में हमें वास्तव में दूर नहीं भागना चाहिए। लिंग जियान भी अपने शिष्य के शब्दों से प्रेरित थे। उनकी लड़ने की भावना बढ़ गई। मास्टर और शिष्य की जोड़ी लड़ाई के दृश्य की ओर एक साथ उड़ गई। 30 किलोमीटर दूर मध्य हवा में खेती करने वालों का एक समूह एक भयंकर लड़ाई में लगा हुआ था। लगातार चोटें और मौतें झेल रहा था। उनके शव आसमान से गिर रहे थे। आसमान में खिलने वाले मार्शल कौशल और कलाकृतियों की चमक लड़ाई की त्रासदी का एक स्पष्ट संकेत थी। ड्रैगन फीनिक्स महल और जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के पास शिकायतों का एक लंबा इतिहास था, इसलिए इस बार जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग तैयार होकर आया था। इसके शीर्ष पर उनके पास एक और संघ क्षेत्र का मास्टर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहल की थी। लड़ाई शुरू होने के आधे घंटे से भी कम समय में ड्रैगन फीनिक्स महल को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था।
महल मास्टर चेंज हो और यूटीगी ने विपरीत संघ क्षेत्र के 2 मास्टर से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, जिससे उन्हें कई घाव लगे और उनकी बहुत सारी ताकत खर्च हो गई। अगर चेंज हो के हताश विरोध के डर के लिए नहीं, तो जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के 2 संघ क्षेत्र के मास्टर शायद पहले ही उसे मार चुके होते। बाई जिंगचू, यानजी, अगर तुम आज मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल को नष्ट नहीं करते तो एक दिन में तुम सबको मार डालूंगा। चेन जो चिल्लाए, उनकी आवाज बिजली की तरह गरज रही थी, अनिच्छा, गुस्सा और लाचारी से भरी हुई थी। यूटीगी उनके बगल में खड़ी थी, जोर से हौंफ रही थी, उनके पूरे स्तन ऊपर और नीचे उठ रहे थे क्योंकि उनके पेट के निचले हिस्से से खून टपक रहा था। वह केवल एक तीसरे स्तर की उत्कृष्ट थी, इसलिए इस तरह की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई में वह वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि क्योंकि वह और चेंज हो एक दोहरी खेती कला की खेती करते थे, जब वे दोनों एक साथ लड़ते थे तो वे चेंज हो की ताकत बढ़ाने में सक्षम थे। उन्हें लड़ाई में शामिल होने के लिए कोई विकल्प नहीं था। उनके बिना चेंज हो अकेले होंगे। जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के बाई जिंगचू और यान जी ने एक दूसरे पर नजर डाली इससे पहले कि लड़ाई से बाहर निकल जाएं। पूर्व जोर से हंसते हुए, चेंज हो, चूंकि हम आज यहाँ आए हैं, हम आपकी इच्छा के अनुसार करेंगे और आपके ड्रैगन फीनिक्स महल को नष्ट करेंगे। आपको उस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हम सबको मारने की बात है, मुझे डर है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। चेंज हो ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कटाक्ष किया। ड्रैगन सम्राट की विरासत दिखाई दी है। ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स सम्राट नहीं वापस आएंगे और मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल का बदला लेंगे। ड्रैगन सम्राट की विरासत, यानजी हंसे, आकस्मिक रूप से कहा, क्या ये ड्रैगन घाटी में है? मुझे नहीं पता कि मेरे अधीनस्थ अभी तक पहुंचे हैं या नहीं, लेकिन समय को देखते हुए उन्हें होना चाहिए। मुझे डर है कि आपका ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकारी वर्तमान में मेरे अधीनस्थों के हाथों में है। आश्वस्त रहें, मैं आपके ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी की खेती करने में आपकी मदद करूंगा। अच्छा, हम उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे। ये कहा जाता है कि ड्रैगन सम्राट के उत्तराधिकारी को अभी भी एक फीनिक्स सम्राटनी के उत्तराधिकारी को खोजने की आवश्यकता है। मेरे जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग में अनगिनत सुंदरियां हैं। एक बार जब वह छोटा बच्चा वहां पहुंच जाता है तो मुझे डर है कि वह वापस आना भूल जाएगा। उनमें से दोनों ने एक आकस्मिक स्वर में बात की, जिससे चेंज हो का रंग नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उनका दिल उनके पेट के नीचे डूब गया। ड्रैगन घाटी में केवल लिंग जियान ही खड़े थे। अपनी ताकत के साथ उनके लिए एक शक्तिशाली मास्टर का विरोध करना असंभव था। अगर यह वास्तव में हुआ तो ड्रैगन फीनिक्स महल के पास फिर से उठने का कोई मौका नहीं होगा। नीच, चेंज हो ने अपने दांत पीसे और शाप दिया। यानजी की आंखें चमकी क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान सागर से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बौछार चेंज हो के बगल में खड़ी यूटिंगी की ओर भेजी। इन दोनों के शब्दों से विचलित होने के बाद चेंज हो को अनदेखा कर दिया गया और जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, यूटिंगी को पहले ही मारा जा चुका था। एक दयनीय रोना बचा क्योंकि यूटिंगी को एक विशाल शक्ति से मारा गया लगता था। उनका नाजुक शरीर कई दर्जन मीटर पीछे उड़ गया क्योंकि वह जमीन पर गिर गई। उनका चेहरा पीला था। चेंज हो की आंखें खून से सराबोर हो गईं और वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे जब बाई जिंगचू ने उन्हें रोक दिया और कटाक्ष किया, तुम्हारी महिला के बिना मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या उपयोग करोगे। ड्रैगन फीनिक्स महल की दोहरी खेती गुप्त कला काफी असाधारण थी। जब एक पुरुष और महिला की जोड़ी एक साथ दोहरी खेती करती थी तो उनकी ताकत काफी बढ़ जाती थी, इसलिए यानजी ने यूटिंगी को बुरी तरह से घायल करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाया था। उनके बगल में उनके बिना उनमें से किसी को भी चेंज हो का डर नहीं था। जैसे ही उन्होंने बात की, उनमें से दोनों चेंज हो के बगल में पहुंच गए और ऊर्जा की एक भयंकर बौछार फूट पड़ी। यानजी की अभिव्यक्ति ठंडी रही, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और इसके बजाय यूटिंगी का पीछा किया। उनकी आंखें हत्यारे इरादे से भरी हुई थी, स्पष्ट रूप से इस अवसर का फायदा उठाकर उसे मारना चाहते थे। हट जाओ, ये देखकर कि उनका साथी एक दुर्घटना का शिकार होने वाला था, चेंज हो गुस्से में उड़ गए और अपने पंखे जैसी कलाकृति को हिलाया। हजारों हवा ब्लेड को बुलाया, जिनमें से प्रत्येक एक चाकू की तरह तेज था, हवा का एक झोंका बनाने के लिए। चेंज हो, तुम खत्म हो गए हो। इतने जिद्दी मत बनो। अपनी महिला को अपनी आंखों से मरते हुए देखो और फिर उसके साथ दफन हो जाओ। बाई जिंगचू ने डर का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने घंटी के आकार की एक कलाकृति निकाली। इस कलाकृति ने एक रहस्यमय ध्वनि उत्सर्जित की जिसने एक शॉकवेव बनाया जिसने हवा ब्लेड के हमले को अवरुद्ध कर दिया। उसी समय बाई जिंगचू ने चेंज हो को उकसाना जारी रखा, जिससे उनका मन अस्थिर हो गया। देरी के एक पल के बाद यानजी बुरी तरह से घायल यूटिंगी से पकड़ चुके थे, बुरी तरह से मुस्कुराते हुए क्योंकि उन्होंने उनके सिर की ओर एक हथेली का हमला भेजा। कोई दया नहीं दिखाई। उस पल में बगल से एक चांदी की पत्ती जैसी कलाकृति बाहर उड़ गई, आकार में तेजी से विस्तारित हो रही थी और यूटिंगी को इसमें लपेट रही थी। यानजी की हथेली चांदी की पत्ती से टकराए, लेकिन यह समुद्र में डूबते हुए एक पत्थर की तरह था। उनकी हथेली के पीछे की ताकत और शक्ति ने कुछ भी नहीं मारा था। इसके विपरीत चांदी की पत्ती रोशनी की परतों के साथ चमकी और घनी ऊर्जा एक ज्वार की तरह वापस उछल गई। यानजी को एक पल में वापस भेज दिया। चांदी की पत्ती यूटिंगी के चारों ओर लिपटी और सीधे ड्रैगन फीनिक्स महल में उड़ गई, नजर से गायब हो गई।
ये दृश्य देखकर चेन झो, जो चिंता और बेचैनी से भरे हुए थे, राहत की सांस लेने में मदद नहीं कर सके। उसी समय थोड़ा भौहें चढ़ाए, ये सोचते हुए कि कौन सा शक्तिशाली मास्टर उनकी मदद के लिए आया था। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 838। अपनी दैवीय चेतना से क्षेत्र को साफ करते हुए उनमें से किसी को भी अन्य सर्व क्षेत्र के मास्टरों के कोई निशान नहीं मिले। हालांकि वे भ्रमित महसूस कर रहे थे। चांदी की पत्ती जो यूटिंग को लपेट चुकी थी और ड्रैगन फीनिक्स महल में उड़ गई थी, अचानक वापस उड़ गई और बूढ़े आदमी और युवक के सामने चांदी की रोशनी की एक धारा में बदल गई। आकाशगंगा का पानी चमक रहा था और इतना साफ था कि कोई नीचे देख सकता था। इसने एक असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया जिसमें एक महान शक्ति थी। जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग के बाई जिंगचू और यान जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उन्होंने बूढ़े आदमी और युवक को संदेह से घूर किया। जल्दी से यह पता चलाया कि इन दो लोगों की खेती जो अचानक युद्ध के मैदान में प्रवेश कर चुके थे, डरने की कोई बात नहीं थी। बूढ़ा आदमी एक प्रथम स्तर का उत्कृष्ट था और ऐसा लगता था कि उसके पास कब्र में एक पैर था, अधिक ताकत लगाने में अक्षम था। दूसरी ओर युवक जीवन शक्ति से भरा हुआ लगता था, लेकिन वह केवल अमरता आरोहण क्षेत्र का 7वां स्तर खेती करने वाला था, जो बूढ़े आदमी से भी बदतर था। इन दो लोगों का सामना करते हुए बाई जिंगचू और यान जी ने वास्तव में उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला, लेकिन उनके सामने चांदी की रोशनी की धारा कुछ ऐसा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये वही कलाकृति थी जिसने अभी यूटिंग की जान बचाई थी। यान जी, जिसने यूटिंग पर हमला किया था, जानते थे कि ये कलाकृति कितनी शक्तिशाली थी। कम से कम यह एक संत श्रेणी की मध्य रैंक की कलाकृति थी। वह एक श्रेणी थी जिससे यान जी भी ईर्ष्या करते थे। हालांकि जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग में भी संत श्रेणी की कलाकृतियां थीं, केवल 2 संत श्रेणी की निम्न रैंक की कलाकृतियां थीं। यानची और बाई जिंगचू को प्रत्येक को एक प्राप्त करने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, दूसरों से उन्हें परिष्कृत करने के लिए भीख मांगनी पड़ी। इन 2 कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए बाई जिंगचू और यानजी ने लगभग जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग की जीवन शक्ति को खाली कर दिया था, और अब भी वे इसे अधिक बहाल नहीं कर पाए थे। इस बूढ़े आदमी और युवक की पृष्ठभूमि क्या थी? उनकी खेती उच्च नहीं थी, फिर भी वह इतनी शक्तिशाली कलाकृति का उपयोग करने में सक्षम थे। यह अत्यंत अजीब था। जैसे ही बाई जिंगचू और यानजी इस बारे में सोच रहे थे, चेन झो की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, सूर्य युग। एक नज़र में उन्होंने पहचान लिया कि युवक वह शिष्य था जो 2 साल पहले ड्रैगन घाटी में प्रवेश कर चुका था, जबकि उसके बगल वाला स्पष्ट रूप से लिंगजियान था, जो ड्रैगन घाटी के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहा था। यह मास्टर और शिष्य की जोड़ी अभी ड्रैगन घाटी से बाहर आई थी, तो वे अचानक इस युद्ध के मैदान में क्यों दौड़कर आए थे? चेन झो तुरंत चिंतित हो गए। वह पहले से ही यूटिंग की चोटों के बारे में चिंतित थे, इसलिए जब उन्होंने सूर्य यू को इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने दिखाई देते हुए देखा, तो उनकी गतिविधि अचानक सुस्त हो गई। बाई जिंगचू, जो उनसे लड़ रहे थे, ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत उन्हें दबाने के लिए कुछ उत्कृष्ट साधनों का उपयोग किया। सूर्य यू, यानची ने अपनी आंखें घुमाई और खुद से कहा, मैंने सुना था कि वह व्यक्ति जो ड्रैगन घाटी में प्रवेश किया था, उसे भी यह नाम कहा जाता था। लड़के, क्या वह व्यक्ति तुम थे? बूढ़े आदमी, अगर मैं हूं तो क्या? सूर्य यू डरे नहीं। उन्होंने न केवल इसे स्वीकार किया, उन्होंने यानची को डांट भी दिया। यानची न केवल गुस्से में नहीं थे, बल्कि उनकी आंखें चमक उठीं और वह हंसने लगे। हाँ, ये वास्तव में कुछ खोजने के लिए लोहे के जूते पहनने का एक मामला है, केवल इसे इतनी आसानी से खोजने के लिए। ये बूढ़ा मास्टर थोड़ा चिंतित था कि वे लोग तुम्हें खोजने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद को मेरे पास पहुंचाओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा मतलब उन 5 उत्कृष्ट व्यक्तियों से है जो ड्रैगन घाटी गए थे? सूर्य यू ने धीरे से कटाक्ष किया। तुम कैसे जानते हो? यानची की आंखें सिकुड़ गईं, हल्का सा महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं था। उनके जैसे मास्टर का सामना करते हुए ये लड़का बहुत शांत व्यवहार कर रहा था। यहाँ तक कि उनके बगल में बूढ़े प्रथम स्तर के उत्कृष्ट भी अनियंत्रित रूप से काम रहे थे, जो दबाव वह बाहर निकाल रहे थे, उसे सहन करने में अक्षम लगते हुए। बेशक मैं जानता हूँ, सूर्ययू ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया, क्योंकि वे सब मर चुके हैं। मेरे हाथों मर चुके हैं, तुम्हारे हाथों मर चुके हैं। यानची हक्का बक्का थे, घृणा से सिर हिलाते हुए। छोटे बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि यह बूढ़ा मास्टर तुम पर विश्वास करेगा सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा कहते हो? ऐसे बड़े शब्द बोलने से पहले क्या तुम अपना वजन नहीं तोलते? कितने भोले हो। 5 उत्कृष्ट व्यक्ति, उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। उन्हें अमरता आरोहण क्षेत्र के 7वें स्तर के लड़के ने कैसे मारा होगा? हालांकि उनके सामने की कलाकृति थोड़ी अजीब थी, यानची को विश्वास नहीं था कि सूर्ययू में ऐसी क्षमता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं विश्वास करता हूं या नहीं, अगला तुम हो, सूर्ययू ने ठंडा कराह किया। तुम छोटे बच्चे, यानची हंसते हुए बेवकूफ हो गए। इस बूढ़े मास्टर को भड़काने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं करेगा। हालांकि यह बूढ़ा मास्टर तुम्हें नहीं मारेगा, वह अभी भी तुम्हें थोड़ा दुख दे सकता है। एक अच्छा लड़का बनो और खुद यहाँ आओ, कहीं ऐसा न हो कि इस बूढ़े मास्टर को कार्य करना पड़े। यहाँ बातचीत चेन झोऊ के कानों तक पहुंच गई, जो बाई जिंगचू से लड़ रहे थे, जिससे वो गुस्से में खून खुलने लगे। लिंगजियान, तुम बूढ़े मूर्ख, तुम सूर्ययू को यहाँ क्यों लाए? चेन झोऊ ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और केवल बाई जिंगचू को उलझाने में सक्षम थे। यानची लगभग अजेय थे।
अब जब सूर्य यू उनके सामने दिखाई दिए थे तो कोई अच्छा परिणाम कैसे हो सकता था। ये ड्रैगन फीनिक्स महल की आखिरी आशा थी। लिंग जियान वास्तव में नहीं जानते थे कि ठीक से कैसे कार्य करना है। महल मास्टर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सूर्य यू ने चिल्लाया, चूंकि इस शिष्य ने आज यहाँ आने की हिम्मत की है, उसे खुद पर पूरा भरोसा है। चूंकि जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग ने मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल को अपमानित करने की हिम्मत की, हमें उन्हें खून में कीमत चुकाना होगा और उन्हें पता चलने दे कि मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल को धमकाना आसान नहीं है। ऐसा कहते हुए सूर्ययू ने यानजी की ओर एक भयंकर घूरना घुमाया। बूढ़े कुत्ते, तुम पहले हो। सूर्ययू युवा थे और जोश से भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति पर विश्वास किया, इसलिए उन्होंने इन शब्दों को काफी जोर से और आत्मविश्वास से चिल्लाया। उनकी आवाज फैलने के बाद सभी खेती करने वालों जो लड़ रहे थे रुक गए और उनकी ओर अपना सिर घुमाया। एक पल बाद जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से संबंधित खेती करने वाले हंसी में फूट पड़े। उनकी हंसी अवमानना और उपहास के साथ मिली हुई थी, जिससे ड्रैगन फीनिक्स महल के लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। यह ऐसा था जैसे उनमें से सभी महसूस करते थे कि यह छोटा बच्चा स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता नहीं जानता था। यानजी भी हंसने लगे, अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे पार करते हुए और कहते हुए, छोटे बच्चे, मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कीमत कैसे चुकाओगे। ये बूढ़ा मास्टर यहाँ खड़ा रहेगा और नहीं चलेगा, तुम दोनों एक साथ हमला कर सकते हो। हे, उन 5 उत्कृष्ट व्यक्तियों ने अभी कुछ ऐसा ही कहा था और फिर वे सब मर गए। सूर्य यूं हंसने लगे। जैसे ही उनके शब्द गिरे, एक गूंजता हुआ ड्रैगन की दहाड़ बजी और एक अद्भुत सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, आसमान को रोशन करते हुए। सन क्षेत्र के नीचे के सभी खेती करने वाले तुरंत अंधे हो गए और उसी समय एक सनसनीखेज दबाव आसमान से उतरता हुआ महसूस हुआ। उन्हें इतना दबा रहा था कि उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी आंदोलन किया तो वे टुकड़ों में कुचल जाएंगे। सूर्ययू का सामना करते हुए यानजी, जो एक पल पहले शांत और शांत थे, अचानक चिढ़ गए। चमकदार सुनहरी रोशनी के बीच त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक विशाल जीव को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। संकोच करने की हिम्मत नहीं करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत को संगठित किया, जबकि एक आत्मा श्रेणी की मध्य रैंक की रक्षात्मक कलाकृति को बुलाया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें डर था कि उन्हें एक पल में मार डाला जाएगा। एस्टरस खान, तारांकन धरती हिंसक रूप से कांप उठी क्योंकि एक हिंसक ऊर्जा लहर सभी दिशाओं में बाहर निकल गई, जिससे पेड़ झूलने लगे और हवा विकृत हो गई। यानची ने एक दबी हुई करुणा छोड़ दी क्योंकि उन्हें एक पतंग की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। उस पल में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक विशाल शक्ति से सीधे मारा गया था, जिससे उनके सामने सुरक्षात्मक बाधा ढह गई और यहाँ तक कि उनकी आत्मा श्रेणी की मध्य रैंक की कलाकृति भी चटक गई। नीचे देखते हुए यानची ने देखा कि उनकी कलाकृति ने वास्तव में अपनी बहुत सारी आध्यात्मिकता खो दी थी और इसे फिर से उपयोग करने से पहले मरम्मत करने की आवश्यकता होगी। वह क्या था? इसने वास्तव में मेरी आत्मा श्रेणी की मध्य रैंक की रक्षात्मक कलाकृति को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे स्थिर हो गई और यानजी ने आखिरकार देखा कि किसने उन पर हमला किया था। उनकी आंखें सिकुड़ गई क्योंकि वो पूरी तरह से हक्का बक्का खड़े थे। हवा में ऊपर एक कई दर्जन मीटर लंबा सुनहरा ड्रैगन उन्हें देख रहा था, जिसकी आंखों की एक जोड़ी तांबे के गोंद जितनी बड़ी थी, जो अवमानना और तिरस्कार से भरी हुई थी। उनकी निगाह के तहत यानजी शर्म और शर्मिंदगी की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सके। सुनहरे ड्रैगन की दिखावट भड़कीली थी। सुनहरी पपड़ी की एक परत उसके शरीर को ढक रही थी, जो इसे एक अत्यंत राजसी दिखावट दे रही थी, जैसे कि कोई भी हमला इसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। उसके पंजे अत्यंत तेज थे, जो एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे, जिससे किसी को संदेह होता था कि वे पंजे थे जो आसानी से उच्च श्रेणी की कलाकृतियों को फाड़ सकते थे। ऊर्जा अभिव्यक्ति। यानची ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जल्दी से अपने ही अनुमान से इनकार कर दिया। उनके सामने सुनहरा ड्रैगन बहुत वास्तविक था, इतना वास्तविक था कि इसके लिए जीवन शक्ति द्वारा संगठित होना असंभव था। दूसरे शब्दों में, यह एक वास्तविक विशाल ड्रैगन था, राक्षस दौर का अराजक राजा, एक पौराणिक अस्तित्व जो 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। यानची ने एक बार सुना था कि राक्षस दौर के पास कई महान वरिष्ठ थे जो शिखर 8वें स्तर के दानव जानवर थे, और उनमें से 1 या 2 के पास एक सच्चे ड्रैगन का खून था। यही कारण था कि वे ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम थे। राक्षस दौर के लिए एक सच्चे ड्रैगन का खून सबसे महान था। इस खून के कारण 1 या 2 महान वरिष्ठ तीसरे स्तर के संत के बराबर की खेती कर सकते थे, लेकिन यानजी के सामने एक सच्चा ड्रैगन दिखाई दिया था। ये एक पौराणिक 9वें स्तर का राक्षस सम्राट था, इस दुनिया में ताकत के शिखर को पार करने वाला एक अस्तित्व था। इस सुनहरे ड्रैगन से निकलने वाली जलती हुई ऊर्जा को महसूस करते हुए यानजी को अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई। यानजी जगह पर हक्का बक्का खड़े थे। लिंग जियान, जो सूर्ययू को यहाँ लाए थे, भी हक्का बक्का थे। उनका पूरा शरीर कांपता रहा क्योंकि उन्होंने बार बार अपनी धुंधली आंखों को पोंछा, जैसे कि वह अधिक स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे और पुष्टि करना चाहते थे कि उनके सामने कोई भ्रम नहीं था। यहाँ तक कि सूर्ययू का चेहरा भी उत्साह से भरा हुआ था, उनकी आंखें पूजा से भरी हुई थी। ड्रैगन सम्राट की महिमा। दूसरी तरफ चेंजू ने मदद नहीं की, लेकिन चिल्लाए क्योंकि उन्होंने सुनहरे ड्रैगन को खाली घूर किया।
ये विश्वास करने में अक्षम थे कि वह एक दिन ऐसे दृश्य को देखने में सक्षम होंगे, अकेले ही कि सूर्ययु वास्तव में ऐसा कारनामा कर सकते थे। 2 साल पहले ये शिष्य अभी भी अज्ञात था, एक मामूली जीवन शक्ति क्षेत्र का 7वां स्तर खेती करने वाला था। हालांकि ये पुष्टि की गई थी कि उन्होंने ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त की थी। चेन झोंग ने अनुमान लगाया कि भले ही वह सुरक्षित रूप से बाहर आए, ड्रैगन फीनिक्स महल को वास्तव में बढ़ने से पहले उन्हें कुछ दर्जन सालों तक खेती करनी होगी। लेकिन अब जैसे ही सूर्ययु एकांत से बाहर आए, उन्होंने सीधे लड़ने के लिए एक संत क्षेत्र के मास्टर को खोज लिया और यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट की महिमा को फिर से दिखाई देने की अनुमति दी। चेन झोंग जोर से हंसने में मदद नहीं कर सके, यह महसूस करते हुए कि भले ही वह अब मर जाएं, यह एक योग्य मौत होगी, अपने पूर्वजों की उम्मीदों को कम नहीं करेंगे। बाई जिंगचू चेन झोंग का पीछा करने के मूड में नहीं थे और इसके बजाय बस वहां खड़े थे, सुनहरे ड्रैगन को खाली घूर रहे थे। सदमा उनके दिल की गहराइयों को भर रहा था। सभी खेती करने वालों जो लड़ रहे थे, ने जो वे कर रहे थे, उसे रोक दिया और इस सनसनीखेज दृश्य को देखा। एक विशाल घबराहट और बेचैनी तेजी से एक ज्वार की तरफ फैल गई, जिससे जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग में सभी खेती करने वालों को ऐसा महसूस हुआ कि वे एक बर्फ घर में गिर गए हैं। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 839। ड्रैगन फीनिक्स महल से 30 किलोमीटर दूर एक सच्चे ड्रैगन की उपस्थिति ने दोनों पक्षों को हक्का बक्का कर दिया। सूर्ययु, जो इस सच्चे ड्रैगन की पूजा के बीच में थे, अचानक अपने मन में त्रिपाठी जीवक्ति की चेतावनी सुनी और जल्दी से खुद को रचा इससे पहले कि यानजी की ओर चिल्लाए, आज ये जगह तुम्हारा दफन मैदान होगी, अपनी जान सौंप दो। एक ड्रैगन दहाड़ फिर से बजी क्योंकि कई 100 मीटर लंबा सच्चा ड्रैगन सुनहरी रोशनी की एक किरण में बदल गया और यानजी की ओर गोली मार दी। यानजी ने कोई भी लापरवाही नहीं दिखाने की हिम्मत की, जल्दी से अपने हाथ में एक लंबी तलवार बुलाई। यह उनकी संत श्रेणी की निम्न रैंक की कलाकृति गहन बर्फ तलवार थी। जैसे ही इस कलाकृति को बाहर निकाला गया, यानजी का तेज बढ़ गया, उनका पूरा शरीर एक बर्फीली ठंडक उत्सर्जित कर रहा था। गहन बर्फ तलवार ने भी बर्फीली ऊर्जा की लहरें उत्सर्जित करना शुरू कर दिया, जैसे कि यह किसी तरह के गहन रहस्य को छिपा रहा था, किसी भी पल खोलने के लिए तैयार था। इससे पहले कि सच्चा ड्रैगन उन तक पहुंच सके, यानजी ने अपनी गहन बर्फ तलवार को हल्का सा हिलाया और एक पल में ये संत श्रेणी की तलवार अनगिनत तलवार प्रेतों में बदल गई। जो इसे देखता था उसे चकाचौंध कर रहा था। एक ठंडी आभा यानजी के शरीर से फूट पड़ी, जैसे कि एक प्राचीन बर्फीले पहाड़ से ठंडी हवा चल रही हो, जिससे 1000 मीटर के दायरे में तापमान गिर गया। संत श्रेणी की निम्न रैंक की तलवार ने एक अप्रतिरोध्य शक्ति के साथ सच्चे ड्रैगन पर बमबारी की। विशाल सुनहरे ड्रैगन ने चकमा देने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय सीधे इस हमले की ओर चार्ज किया। चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ गईं और ऐसा लगता था जैसे अनगिनत हमलों ने विशाल ड्रैगन की सुनहरी पपड़ी पर हमला किया था, जिससे चमकीली चिंगारियों की बौछार हो रही थी। एक झुलसाने वाली आभा ने उनके चेहरे पर हमला किया और गहन बर्फ तलवार की महिमा एक दर्पण में एक फूल की तरह थी, अचानक अवास्तविक हो गई इससे पहले कि पूरी तरह से वाष्पित हो जाए। यानजी की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि घबराहट की भावना ने उनके दिल को भर दिया। उनके जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग ने मुख्य रूप से बर्फ विशेषता, गुप्त कला और मार्शल कौशल की खेती की, इसलिए इतनी तीव्र गर्मी वाले सच्चे ड्रैगन का सामना करना एक बिल्ली का सामना करने वाले चूहे की तरह था। ये सबसे बड़ा दुश्मन था। गहन बर्फ तलवार में समाहित शक्ति अपनी सामान्य शक्ति का 80% भी प्रदर्शित नहीं कर सकी। यानजी ने अपनी उत्कृष्ट साधनों का इच्छा से उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इस झुलसाने वाली आभा के प्रभाव में उनके शरीर में ताकत कुछ हद तक अस्थिर हो गई लगती थी। सच्चा ड्रैगन ठीक उनके सामने था, अपना भयंकर मुंह खोलता था। यानजी ने एक अजीब रोना छोड़ दिया, उनके हाथ में लंबी तलवार बाहर निकल गई, रोशनी के एक चक्र को हिलाते हुए, एक बर्फ ताला की तरह बाहर उड़ते हुए, सुनहरे ड्रैगन को घेरते हुए। यानजी के कार्य केवल खुद को भागने के लिए कुछ समय बनाने का एक हताश प्रयास थे। एक 9वें स्तर के राक्षस सम्राट का सामना करते हुए यानजी जानते थे कि वह उनके लिए कोई मैच नहीं थे। दूसरे पक्ष की प्रतिष्ठा बहुत महान थी और अगर उन्होंने लड़ना जारी रखा तो उनकी मौत हो सकती थी। इसके सामने यानजी को महसूस हुआ कि वह एक तंग रस्सी पर चल रहे थे, उनकी जान एक धागे से लटक रही थी। अप्रत्याशित रूप से रोशनी के छल्ले ने सुनहरे ड्रैगन के हमले को अवरुद्ध कर दिया। सुनहरा ड्रैगन हवा में जम गया, कुछ समय के लिए खुद को मुक्त करने में अक्षम था। यानजी ने भौहें चढ़ाई, हल्का सा महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं था। अगर यह सुनहरा ड्रैगन वास्तव में 9वें स्तर पर था तो इसे रोकना असंभव होता। ध्यान से फिर से निरीक्षण करते हुए यानजी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह सुनहरा ड्रैगन काफी राजसी था, लेकिन यह इतना अजेय नहीं लगता था। ऊर्जा उतार चढ़ाव जो उसके शरीर से उभर रहा था लगभग उसके खुद के समान था, या यहाँ तक कि थोड़ा हीन भी था। अपनी आंखें घुमाते हुए यानजी ने अब भागने की जल्दी नहीं की, इसके बजाय सुनहरे ड्रैगन को एक भयंकर लड़ाई में शामिल करने के लिए अपने सभी उत्कृष्ट साधनों का उपयोग किया। ड्रैगन सम्राट की शक्ति को इतना महान देखकर चेन झोंग, जो एक पूर्ण नुकसान में थे, अचानक उत्साहित हो गए और जवाब लड़ना शुरू कर दिया। जल्दी से बाई जिंगचू के खिलाफ अपने नुकसान से उबर गए। ड्रैगन फीनिक्स महल का खेती करने वाला भी अत्यंत उत्साहित था। उनकी मूल रूप से सुस्त आंखें चमकने लगी, जैसे कि वे अपने पंथ के लिए एक उज्ज्वल भविष्य देख सकते थे। एक पल में उन्होंने रक्षा से हमले में बदल दिया, जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से आक्रमणकारियों को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।
सूर्य युग, जो चांदी की नदी से सुरक्षित थे, आंखें फाड़कर आसमान में लड़ाई को घूर रहे थे, सुनहरे ड्रैगन के लिए अपने दिल में अपनी मुट्ठी कसकर चीयर्स कर रहे थे। सूर्य युग भी सोच रहे थे कि वरिष्ठ त्रिपाठी अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिए थे। वह केवल ड्रैगन सम्राट की विरासत के तरीकों का उपयोग करते हुए लगते थे। अपनी ताकत के साथ अगर वह यहाँ दिखाई दिए तो वह निश्चित रूप से यान जी और अन्य लोगों को हराने में सक्षम होंगे। सूर्ययु की दृष्टि उच्च नहीं थी, इसलिए वह नहीं जानते थे कि क्षेत्र और खेती के मामले में त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में केवल एक तीसरे स्तर का उत्कृष्ट खेती करने वाला था, एक जो अभी हाल ही में टूट गया था। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद यान जी अचानक हंसी में फूट पड़े। ये पता चलता है कि यह बड़ा कीड़ा केवल इतना ही है, हा 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 हा। जब सुनहरा ड्रैगन पहली बार दिखाई दिया तो यान जी वास्तव में डर गए थे। आखिरकार उनके सामने वाला एक पौराणिक 9वें स्तर का राक्षस सम्राट था, लेकिन इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उन्होंने आखिरकार इस सुनहरे ड्रैगन की सच्ची ताकत को समझा। यह उनके साथ बराबर था, केवल अंतर यह था कि यह अधिक टिकाऊ था। यानची के विभिन्न तरीकों ने उसके शरीर पर बमबारी की, लेकिन उनमें से कोई भी इसे बिल्कुल भी चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था। उनमें से सभी उसकी सुनहरी पपड़ी से अवरुद्ध थे। इस सुनहरे ड्रैगन को अभी तक वास्तव में परिपक्व नहीं होना चाहिए। वर्तमान में ये केवल एक प्रारंभिक स्तर का 8वें स्तर का राक्षस है। यानची ने अपने दिल में निर्णय लिया, अब पहले की तरह घबराया नहीं, बहुत शांत हो गए। गहन बर्फ तलवार ने एक ठंडी आभा उत्सर्जित की जो सुनहरे ड्रैगन के शरीर से निकलने वाली गर्मी से टकरा गई, प्रक्रिया में एक दूसरे को नष्ट कर दिया। पूरा आसमान इस पल में सफेद कोहरे से भर गया था और जब दूरी में खड़े होते थे तो कोई केवल रोशनी की चमक और ऊर्जा की बौछार देख सकता था। अंदर क्या हो रहा था उसे देखने में अक्षम था। इस कोहरे के अंदर यानची और सुनहरा ड्रैगन एक दूसरे से टकरा गए। निकट संपर्क में यानची ने दो विशाल ड्रैगन आंखों में कुछ मानव जैसे भाव देखे और भौहें चढ़ाने में मदद नहीं कर सके। उन्हें महसूस हुआ कि वह एक राक्षस जानवर से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक इंसान से लड़ रहे थे। सुनहरे ड्रैगन की अनुकूलन करने की क्षमता बस बहुत तेज थी और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी यानची को अधिक से अधिक दबाव महसूस हुआ, जैसे कि सुनहरा ड्रैगन तेजी से बढ़ रहा था। वे अतुलनीय रूप से तेज ड्रैगन पंजे बाहर निकल गए, हल्का सा अंतरिक्ष को फाड़ने की शक्ति लाए। हर बार जब यानची ठंडे पसीने में फूटने के बिंदु तक डर जाते थे, एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ यानची ने अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर किया और उनके हाथ में गहन बर्फ तलवार अचानक एक धुंधली रोशनी के साथ फूट पड़ी। उनके बगल में तेज बर्फ की टुकड़ियां अचानक दिखाई दी, आसमान को अंधा करते हुए, क्योंकि वे सुनहरे ड्रैगन की ओर गोली मार दी। ऐसे आश्चर्यजनक वेग का सामना करते हुए सुनहरे ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और उस मुंह से एक ज्वालामुखी की तरह एक सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी। एस्टरस 2 हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव टकराए, प्रत्येक में एक पूरी तरह से अलग मार्शल दाव अवधारणा थी। टकराव के बीच एक शानदार रोशनी खिल गई, पटाखों की तरह चकाचौंध करती थी, सभी को चौंकाती थी। झुलसाने वाली ऊर्जा निस्संदेह शुद्ध और अधिक संगठित थी और सभी बर्फ की टुकड़ियां जो इसके संपर्क में आईं, एक पल में पिघल गईं। शीर्ष में यानची पर बमबारी कर रहा था। यानची की अभिव्यक्ति घबरा गई थी और जैसे ही वह चकमा देने वाले थे, उनके मन में एक मजाकिया आवाज अचानक बजी। जब यह आवाज बजी तो उनकी गतिविधि मदद नहीं कर सकी, लेकिन रुक गई। उनकी आंखें काम रही थी क्योंकि उन्होंने ज्यादा दूर नहीं सुनहरे ड्रैगन को देखा। जब तक वह चकमा देना चाहते थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सुनहरी ऊर्जा जो सब कुछ जलाने के लिए पर्याप्त थी तुरंत उन्हें घेर लिया और यानची ने बुरी तरह से चीख उठाया, झुलसाने वाली गर्मी का मुकाबला करने के लिए अपने शरीर से ठंडी ऊर्जा की एक बौछार जारी की। एक पल बाद वह करवट लेकर उड़ गए, सांस ले रहे थे। हालांकि उन्हें कोई घातक चोट नहीं लगी, उनकी दाढ़ी और बाल सब जल गए थे, जिससे वह बहुत परेशान लग रहे थे। सुनहरे ड्रैगन को देखते हुए उनकी आंखें नाराजगी से भरी हुई थी। वह आवाज जिसने अभी उनकी मानसिक स्थिति को परेशान किया था, उन्हें अनदेखा करने का कारण बनना चाहिए जो उनके सामने इस सुनहरे ड्रैगन द्वारा प्रसारित किया गया था। उन्होंने जिस बात की परवाह की वह ये थी कि आवाज वास्तव में एक इंसान की आवाज की तरह लगती थी, एक राक्षस जानवर की नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम ड्रैगन सम्राट हो या नहीं, चूंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तुम आज मरोगे। यानची ने पागलपन से दहाड़ दी, अचानक अपने हाथ में गहन बर्फ तलवार फेंक दी। लंबी तलवार अचानक हवा में एक अजीब आकार के राक्षस जानवर में बदल गई। यह विशाल था, सुनहरे ड्रैगन की तुलनीय था। अपने दांतों को बाहर निकालते हुए और अपने पंजों को हिलाते हुए इसने सुनहरे ड्रैगन पर झपट्टा मारा और उसे एक काटने वाली ठंडक के साथ कसकर बांध लिया। एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ सुनहरा ड्रैगन उड़ गया, लेकिन गहन बर्फ तलवार के राक्षस जानवर परिवर्तन से खुद को मुक्त करने में अक्षम था। यानची ने स्थिति का फायदा उठाया और आगे दौड़ गए। ठंडी ऊर्जा उनके हाथों के बीच उभर गई। उनका एक हाथ एक बर्फ क्रिस्टल की तरह क्रिस्टल स्पष्ट हो गया, एक काटने वाली ठंडी रोशनी उत्सर्जित करता था। एक तेज कांटे की तरह उन्होंने अचानक सुनहरे ड्रैगन के पेट की ओर वार किया। यानची की अभेद्य पपड़ी इस हमले का सामना नहीं कर सकी और सीधे टूट गई। यानची का हाथ 3 इंच से अधिक घुस गया, इससे पहले कि यह छटपटाते हुए मांस द्वारा अवरुद्ध हो जाए। जब उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला तो सुनहरी रोशनी के साथ लाल खून फूट पड़ा, उनके पूरे चेहरे पर छलक गया। हा हा हा, यानची जंगली रूप से हंसने लगे।
लड़ाई की शुरुआत से अब तक उन्होंने आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाई थी और इसने उन्हें जीत की आशा दी। सुनहरे ड्रैगन के जवाब हमला करने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया और घृणा से कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा शरीर अजेय है? कितने भूले हो। इन शब्दों के बाहर आने के बाद सुनहरा ड्रैगन पूरी तरह से क्रोधित हो गया लगता था और उसका विशाल शरीर मुड़ गया और अचानक बहुत छोटा हो गया। उसे बांधने वाली जंजीरें अचानक टूट गईं। यान जी स्तब्ध थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि एक राक्षस जानवर अपने शरीर के आकार को इच्छा से बदलने में सक्षम होगा। वह राक्षस जानवर परिवर्तन के बारे में जानते थे, लेकिन उनके सामने का दृश्य बस बहुत अजीब था। उनके ठीक होने की प्रतीक्षा किए बिना सुनहरा ड्रैगन, जिसका शरीर कई गुना सिकुड़ गया था, उनकी ओर दौड़ गया। उसके पंजे एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे और मृत्यु की एक आभा ले जा रहे थे, जिससे यान जी की खोपड़ी सुन्न हो गई। उन्होंने पाया कि हालांकि सुनहरे ड्रैगन का शरीर सिकुड़ गया था, इसकी महिमा थोड़ी भी नहीं बदली थी, जिससे लोग डर से कांप जाते थे, और सिकुड़ने के बाद इसकी गतिविधि निस्संदेह अधिक सुविधाजनक और तेज थी। उड़ान भरते समय सुनहरे ड्रैगन के किनारे से कई सुनहरी जंजीर जैसी ऊर्जा अचानक गोली मार दी गई, यान जी के अंतरिक्ष को लपेटते हुए। उसी समय एक सुनहरा भाला पतली हवा से दिखाई दिया, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति लाया, उनकी ओर गोली मार दी। एस्टरस क्षियु क्षियु क्षियु, तारांकन पलक झपकते ही इसने अंतरिक्ष की जंजीरों को तोड़ दिया और यान जी पर बमबारी की। असंभव, यान जी चिल्लाए। उनकी आंखों की रोशनी बुरी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह देख सकते थे कि क्या ये जंजीरें थीं या भाले। वे सभी उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल थे। राक्षस जानवर इस तरह के उत्कृष्ट मार्शल कौशल को कैसे प्रदर्शित कर सकता था? चिल्लाते समय यान जी ने जल्दी से भालों से बचाव किया, लेकिन जंजीरों के पीछा करने से छुटकारा पाने में अक्षम थे। अनजाने में जंजीरों में से एक द्वारा ब्रश किया गया। उनका शरीर अचानक भारी हो गया, जैसे कि उनके सिर पर एक पहाड़ दबाव डाल रहा हो, और यहाँ तक कि उनकी दैवीय चेतना ने भी कैद किए जाने के संकेत दिखाए। हालांकि ये केवल एक छोटा क्षण था, लेकिन ऐसे विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई में विफलता का एक क्षण पूरी स्थिति को प्रभावित कर सकता था। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 840। अगर यान जी 9 स्वर्ग पवित्र भूमि गए होते या पुराने पवित्र मास्टर के तरीकों को देखा होता, तो उन्होंने इन दो मार्शल कौशलों को पहचान लिया होता। स्वर्ग श्रृंखला को कैद करना और स्वर्ग दंडित भाला, उनमें से प्रत्येक एक दिव्य कौशल था। पूर्व न केवल किसी के शरीर को बांध सकता था, बल्कि किसी की आत्मा को भी, जबकि स्वर्ग दंडित भाला की घातकता और भी अधिक थी। यान जी नहीं जानते थे कि ये दो मार्शल कौशल कितने शक्तिशाली थे, लेकिन स्वर्ग श्रृंखलाओं को कैद करने में से एक से टकराने के बाद उनकी दैवीय चेतना तुरंत सुस्त हो गई और उनकी प्रतिक्रियाएं पहले जितनी तेज नहीं थी, एक दलदल की तरह चिपचिपी हो गई। आसमान श्रृंखलाओं और भालों से भरा हुआ था और सभी दिशाओं से यान जी पूरी तरह से घिरे हुए थे। यान जी ने बाएं और दाएं चकमा दिया, लेकिन वह अभी भी घेराबंदी से बाहर निकलने में अक्षम थे। जैसे ही वह घबराना शुरू कर रहे थे, सुनहरा ड्रैगन जो आकार में सिकुड़ गया था, आखिरकार आया, झुलसाने वाली गर्म ऊर्जा का एक मुंह थूकते हुए। यान जी चिल्लाए क्योंकि उन्होंने विरोध करने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा को घुमाया। उनकी सभी हड्डियां चटकने लगी, जैसे कि वे इस विनाशकारी दबाव को सहन करने में अक्षम थे और अचानक विस्फोट हो गए। सुनहरे ड्रैगन के दो पंजे बाहर निकल गए और यान जी की खुद को बचाने में अक्षमता का फायदा उठाते हुए उनके सीने में वार किया और उसे फाड़ दिया। यान जी की आंखें खून से लाल हो गई क्योंकि उन्होंने मृत्यु की आभा को अपने ऊपर उतरते हुए महसूस किया। ये जानते हुए कि वह भागने में सक्षम नहीं होंगे, उन्होंने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ दी, यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए भी आसान होगा। अचानक यान जी की जीवन शक्ति फूट पड़ी, हजारों हमलों में बदल गई जो सुनहरे ड्रैगन के शरीर पर बमबारी कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। इस हमले को जारी करने के बाद यान जी ने दुष्टता से मुस्कुराया और उनका शरीर एक पिघले हुए गुब्बारे की तरह जल्दी से डिफ्लेट हो गया। सुनहरी रोशनी के साथ लाल खून आसमान से नीचे छिड़का गया क्योंकि एक बहरा करने वाली ड्रैगन दहाड़ बजी। एस्टरिस्क हुआ, तारांकन यान जी का पूरा शरीर दो टुकड़ों में फाड़ दिया गया। उनका खून और आंतरिक अंग हर जगह बिखर गए, एक भयानक दृश्य बना रहे थे। मार्शल कलाकार जिन्होंने ड्रैगन की दहाड़ सुनी थी, उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा, ठीक समय पर इस भूतिया दृश्य को देखने के लिए। पंथ मास्टर मर गए। जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से खेती करने वाला आसमान से बिखरते हुए खून और मांस को खाली घूर रहा था, कुछ ऐसे परिणाम को स्वीकार करने में अक्षम थे। बस 1 घंटे पहले यान जी उच्च आत्माओं में थे। उन्हें ड्रैगन फीनिक्स महल पर आक्रमण करने के लिए नेतृत्व कर रहे थे और घोषणा कर रहे थे कि वह ड्रैगन सम्राट की विरासत के उत्तराधिकारी को वापस ले जाएंगे और जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए उसे ठीक से खेती करेंगे। अप्रत्याशित रूप से 2 घंटे बाद उन्हें अचानक दिखाई देने वाले सुनहरे ड्रैगन ने 2 हिस्सों में फाड़ दिया। एक मास्टर जो सन क्षेत्र तक पहुंच गया था, बस इसी तरह मर गया। टोंग जुआन क्षेत्र पर बहुत सारे मास्टर नहीं थे जो खेती के इस स्तर तक पहुंच गए थे। उनमें से प्रत्येक ने कम से कम 100 से 200 साल तक खेती की थी। इन मास्टरों में से प्रत्येक के पास आश्चर्यजनक साधन और क्षमताएं थीं, साथ ही साधारण भागने के कौशल भी थे। इसलिए इन वर्षों में बहुत कम सन क्षेत्र के मास्टर मरे थे। कम से कम ड्रैगन फीनिक्स महल और जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग की खेती करने वाले ने कभी भी ऐसी प्रमुख घटना के बारे में नहीं सुना था। लेकिन अब ये दृश्य वास्तव में उनकी नाक के नीचे हो रहा था।
उनके पंथ में केवल 2 संघ क्षेत्र के मास्टरों में से एक मर गया था, जबकि दूसरा ड्रैगन फीनिक्स महल के महल मास्टर द्वारा दबाया जाना लगता था, जिससे जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से खेती करने वाला लड़ने की सभी इच्छा खो देता था, पहले जितना आक्रामक नहीं रहता था। एक और ड्रैगन की दहाड़ बजी। सुनहरा ड्रैगन, जो 100 फीट से अधिक लंबा था, आसमान पर दहाड़ पड़ा। ऐसा लगता था कि वह अपने शरीर पर जख्मों से दर्द निकाल रहा था, लेकिन यह अपनी महिमा का प्रदर्शन भी कर रहा था। बाई जिंगचू का चेहरा पीला पड़ गया। वह चेन झोऊ के साथ उलझना कैसे जारी रखने की हिम्मत कर सकते थे। हालांकि वह और यानजी दोनों प्रथम स्तर के संत थे, यानजी अभी भी थोड़ा मजबूत थे। अब जब यानजी इस सुनहरे ड्रैगन को हराने में सक्षम नहीं थे, तो स्पष्ट रूप से बाई जिंगचू में ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। भागो! बाई जिंगचू गुस्से से चिल्लाए क्योंकि वह पीछे हट गए। क्या तुम सोचते हो कि मेरा ड्रैगन फीनिक्स महल एक ऐसी जगह है जहां तुम अपनी इच्छा से आ और जा सकते हो? चेन झोऊ ने कटाक्ष किया और उस पल का फायदा उठाया जब बाई जिंगचू भाग रहे थे एक झटका भेजने के लिए। खून छलक गया क्योंकि बाई जिंगचू गायब हो गए। पीछे केवल उनके हाथ का आधा हिस्सा छोड़ गया, जो हवा में एक खूनी कोहरे में विस्फोट हो गया। चेन झोऊ जगह पर खड़े थे, सांस ले रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं किया। उन्होंने पहले कुछ गंभीर चोटें सही थी, लेकिन ड्रैगन सम्राट की महिमा की उपस्थिति के कारण उन्होंने खुद को लड़ने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह थे। जब जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से खेती करने वाले ने बाई जिंगचू को भागते हुए देखा, तो उन्होंने रहने की हिम्मत नहीं की और आवारा कुत्तों की तरह भाग गए। ड्रैगन फीनिक्स महल से समूह ने उनका पीछा किया, धीरे धीरे दूरी में गायब हो गए। यह इस पल तक नहीं था कि चेन झोऊ के पास आखिरकार सुनहरे ड्रैगन पर एक नजर डालने का समय था, जो ड्रैगन सम्राट की पहचान का प्रतीक था। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर और सम्मानजनक थी। हालांकि चेन झोऊ ने जल्द ही कुछ अजीब खोजा। यानची को फाड़ने के बाद सुनहरा ड्रैगन जगह पर रहा, गतिहीन, और उसकी ड्रैगन आंखों की जोड़ी ने वास्तव में एक विचारशील रूप दिखाया, जैसे कि वह इस लड़ाई पर चिंतन कर रहा था और इससे बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहा था। सिर हिलाते हुए चेन झोऊ ने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी। थोड़ी देर बाद सुनहरा ड्रैगन फिर से चला गया। ये सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और दूरी से सूर्य यू की ओर गोली मार दी, उनके पीछे गायब हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसी समय सूर्य यू और लिंग जियान के सामने चांदी की नदी भी वापस ले ली गई। चेन झोऊ ने अपनी अभिव्यक्ति को सीधा किया और सूर्य यू की ओर उड़ने के लिए अपने कमजोर शरीर को मजबूर किया। इससे पहले कि वह कुछ कह सकते, सूर्य यू ने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी और उन्हें अभिवादन किया। अभिवादन, जागीर प्रमुख। लिंग जियान ने भी जल्दी से सलाम किया। चेन झोऊ ने हंसते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे ड्रैगन फीनिक्स महल के ड्रैगन सम्राट हो, मुझे तुम्हें सलाम करना चाहिए। तुम्हारा इस तरह से अभिनय करना मेरे लिए बहुत अधिक है। सूर्य यू अत्यंत शर्मिंदा थे, बहुत देर तक अपना सिर खुजाते रहे, यह नहीं जानते थे कि क्या कहें। उनका चेहरा लाल हो गया था। वह अपनी खुद की स्थिति जानते थे। अभी अभी उन्होंने केवल अपना चेहरा दिखाया था। यानजी को मारना सब वरिष्ठ त्रिपाठी के कारण था, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। और क्या, वरिष्ठ त्रिपाठी लड़ाई के दौरान उन्हें बचाने के लिए अपनी कलाकृति का उपयोग कर रहे थे। चेन झोऊ ने सूर्य यू को देखते हुए मुस्कुराया, आंखों को अधिक से अधिक खुश करते हुए महसूस किया। उन्होंने गलती से सोचा कि इस ड्रैगन सम्राट का एक विनम्र व्यक्तित्व है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह काफी खुश थे। मुझे अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए आपके उत्कृष्ट ड्रैगन सम्राट को धन्यवाद देना चाहिए। अगर यह आपकी समय पर बचाव के लिए नहीं होता तो टीगी पहले से ही। चेन झोऊ ने डर की एक नज़र के साथ कहा, अगर यह यू टीगी के चारों ओर चांदी की पत्ती लपेटने के लिए नहीं होता तो यानजी ने उसे पहले से ही मार डाला होता। चेन झोऊ के लिए यू टीगी उनकी जीवन भर की साथी थी, एक अस्तित्व जो उनके साथ जीवन और मृत्यु साझा करते थे। उनमें से दोनों ने दूसरे को अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण माना। सूर्य यू द्वारा यू टीगी को बचाने ने चेन झोऊ को बहुत आभारी बनाया। ये केवल सही है, ये केवल सही है। सूर्य यू शर्मिंदा महसूस करते हुए लगातार अपना हाथ हिलाते रहे। ड्रैगन सम्राट के शर्मीले रूप को देखते हुए चेन झोऊ हंसते हुए चाहक उठे, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया, आपके उत्कृष्ट ड्रैगन सम्राट को ऐसी भयंकर लड़ाई के बाद बहुत थका हुआ होना चाहिए। एल्डरलिंग, ड्रैगन सम्राट को आराम के लिए उनके महल में वापस ले जाओ, हम परिणामों से निपटेंगे। हाँ, लिंग जियान ने जल्दी से सम्मानपूर्वक जवाब दिया, इससे पहले कि सूर्य यू को ड्रैगन फीनिक्स महल में वापस ले जाया जाए। उड़ान भरते समय सूर्य यू एक अशांत अभिव्यक्ति के साथ चारों ओर देखते रहे। हे। लिंग जियान अचानक हंसी में फूट पड़े। मास्टर, आप किस पर हंस रहे हैं? सूर्य यू ने उत्सुकता से पूछा। बदबूदार बच्चे, तुम बड़े हो गए हो। तुमने वास्तव में एक संघ क्षेत्र के मास्टर को इतनी आसानी से मार डाला। मैंने सोचा कि हम सब इस बार मर गए। लिंग जियान ने सूर्य यू के साथ चेन झोऊ जितना सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया। आखिरकार उन दोनों का एक मास्टर और शिष्य संबंध था। मास्टर, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। सूर्य यू लाल हो गए। अच्छा, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। लिंग जियान ने जल्दी से सिर हिलाया, इससे पहले कि अचानक गंभीरता से कहा जाए, हालांकि ये ड्रैगन सम्राट की विरासत वास्तव में अद्भुत है। तुम केवल एक अमरता आरोहण क्षेत्र के 7वें स्तर खेती करने वाले हो, फिर भी तुम एक संघ क्षेत्र के मास्टर को मार सकते हो।
अगर तुम्हें सर्प क्षेत्र तक बढ़ने की अनुमति दी जाती तो क्या तुम इस दुनिया में अजेय नहीं होंगे? उस समय मेरा ड्रैगन फीनिक्स महल इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाएगा। तुम्हारे मास्टर भी तुम्हारी महिमा से लाभ उठाने में सक्षम होंगे, लिंग जियान ने खुद से कहा। जैसे ही वह बोले, उनका चेहरा उत्साह से चमक उठा, जैसे कि सूर्ययू के हाथों में एक सुंदर चित्र धीरे धीरे खुल रहा था। सूर्ययू ने अपना सिर नीचा कर लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपने मास्टर का पीछा किया और पंथ में उड़ गए। ड्रैगन फीनिक्स महल के अंदर एक तनावपूर्ण माहौल था। पंथ में लगभग सभी मास्टर दुश्मन से मिलने के लिए बाहर चले गए थे, पीछे केवल कुछ कमजोर खेती करने वाले छोड़ गए थे। सूर्ययू और लिंग जियान को वापस आते हुए देखकर उनमें से सभी स्थिति के बारे में पूछने के लिए ऊपर चले गए। यहाँ तक कि सूर्ययू ड्रैगन घाटी से कब वापस आए थे यह मामला भी भूल गया था। लिंग जियान ने अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाया, जो शिष्यों को भगाने के लिए आए थे, जो स्थिति के बारे में पूछने आए थे, उन्हें केवल ये बताते हुए कि पंथ ने एक महान जीत जीती थी और जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग से 2 संतों में से एक को मार डाला गया था और दूसरे ने एक हाथ खो दिया था। ड्रैगन फीनिक्स महल के शिष्यों ने सभी अपने होंठ घुमाए। उनमें से किसी ने भी लिंग जियान के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। हालांकि उनकी ताकत उच्च नहीं थी, वे सभी जानते थे कि जमे हुए अंडरवर्ल्ड गुफा स्वर्ग उनके पंथ से अधिक शक्तिशाली था। दूसरी तरफ 2 संत थे जबकि उनके पास केवल एक था। ऐसा परिणाम कैसे संभव हो सकता था? लिंग जियान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस सूर्ययू को उनके मूल निवास पर वापस ले गए और उन्हें स्थिर कर दिया। लिंग जियान के जाने के बाद सूर्ययू ने चुपके से राहत की सांस ली। उनकी तनावपूर्ण नसें आराम कर रही थी क्योंकि उन्होंने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, धीरे से पुकारते हुए, वरिष्ठ वरिष्ठ त्रिपाठी, बाहर मत बुलाओ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। उनके बगल से एक परिचित आवाज अचानक बजी। सूर्ययू ने अपना सिर घुमाया और पाया कि त्रिपाठी जीवक्ति उनके बिस्तर पर बैठे थे। सूर्ययू नहीं जानते थे कि वह कब अंदर आए थे, लेकिन वह इस रहस्यमय आदमी की अचानक उपस्थिति से आश्चर्यचकित महसूस करने में मदद नहीं कर सके। जल्दी से उठते हुए सूर्ययू ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, इस बार मुझे बचाने के लिए वरिष्ठ को बहुत धन्यवाद। सूर्ययू इस दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे और भविष्य में निश्चित रूप से इसका प्रतिफल देंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ हिलाया और कमजोर रूप से कहा, जब तक तुम मेरे अस्तित्व